ट्रेन में लड़की अपने सामने आ रहे आदमी को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो आदमी हूबहू उसके मरे हुए एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्स वापस जिंदा होकर आ गया हो। लड़की बहुत क्यूरियस हो जाती है और छुप छुप कर उसे देखने लगती है। जब आदमी ऊपर देखता तो वो झट से सिर नीचे कर लेती। ऐसा कई बार होता है और आदमी उसे नोटिस भी कर लेता है, जिससे वो बेचारी बहुत शर्मा जाती है। ट्रेन से उतरने से ठीक पहले लड़की रुकती है और पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है, लेकिन वो तो आराम से खर्राटे मार रहा होता है। तो लड़की बेचारी अकेले ही ट्रेन से उतर जाती है। तभी ट्रेन के ब्रेक की तेज आवाज़ से वो आदमी जाग जाता है और जल्दी जल्दी जो अभी अभी जेल से छूटकर ट्रेन से अपने घर वापस आ रहा है। दूसरी तरफ ये लड़की शीजिन है, जो इस टाउन के सबसे बड़े बिजनेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की दूसरी बेटी है। वो अभी अभी स्विट्जरलैंड से पढ़ाई पूरी करके लौटी है और कुछ ही दिनों में अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करने वाली है। शायद विदेश में रहने की वजह से वो काफ़ी खुले विचारों की है, इसलिए टाउन में अपने दूसरे ही दिन वो अपनी असिस्टेंट के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है। लेकिन तभी कुछ पियक्कर गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और शौक की बात तो ये है कि इन गुंडों का बॉस कोई और नहीं बल्कि वही जाइमिंग होता है जो उसे ट्रेन में मिला था। शी जिन देखती है कि जाइमिंग फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो उससे बात करने में थोड़ी झिझक होती है और वो चुपचाप घर लौट आती है। घर आकर जब शीजिन अपने बिस्तर पर लेटती है तो उसके दिमाग में बस वही ट्रेन वाला जाइमिंग घूम रहा होता है। वो सोचने लगती है और उसे नींद ही नहीं आती। फिर जाइमिंग की वो क्यूट सी स्माइल याद करके वो मीठे ख्यालों में खो जाती है और सो जाती है। पर शायद वो कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थी, क्योंकि अगले दिन वो लेट उठती है और उसे ऑफिस जाने में देरी हो जाती है। तो वो फटाफट अपनी गाड़ी निकालती है और निकल पड़ती है। लेकिन अचानक बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। परेशान होकर वो तुरंत एक कार रिपेयर कंपनी को कॉल करती है। आधे घंटे बाद मैकेनिक आ भी जाता है। अब सच में ये दुनिया बहुत गोल है यार, क्योंकि मोटरसाइकिल पर जो मैकेनिक उसकी गाड़ी ठीक करने आया था वो कोई और नहीं बल्कि अपना जाइमिंग ही था। जाइमिंग गाड़ी चेक करता है और उसे पता चलता है कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, बस पेट्रोल खत्म हो गया है। अब शीजिन ऑफिस के पहले दिन लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो जाइमिंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर कंपनी तक छोड़ दे। वो कहती है कि गाड़ी में तेल भरवा कर होटल भेज देना, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे पैसे दूंगी, बस मुझे जल्दी छोड़ दो। वो बार बार जल्दी चलने की जिद करती है। अब इतनी प्यारी और इनोसेंट शीजिन को देखकर जाइमिंग मना नहीं कर पाता और मान जाता है। तो बस जाइमिंग अपनी मोटरसाइकिल पर शी जिनको बैठाकर निकल पड़ता है। लेकिन अचानक कंपनी के गेट पर उनकी टक्कर जाइमिंग की गर्लफ्रेंड से हो जाती है। बाप रे, अब तो बहुत बड़ी गलतफहमी खड़ी हो गई। 3 दिन बाद शी जिन अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए रिपेयर शॉप पे आती है, लेकिन जाइमिंग बड़े ही रूड तरीके से गाड़ी की चाबी ज़मीन पर फेंक देता है और शी जिन से खुद उठाने को कहता है। ऐसा लग रहा होता है कि जाइमिंग अभी भी उस दिन गाड़ी से छोड़ने वाली बात पर गुस्सा है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भड़क गई थी। पर हमारी शी जिन भी कोई कम नहीं है जब रिपेयरिंग के पैसे देने। लेकिन तभी अचानक सड़क के किनारे से एक वैन तेजी से आती है। उसमें से कुछ हट्टे कट्टे गुंडे उतरते हैं और शीजिन को ज़बरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं और फिर वहाँ से भाग निकलते हैं। जाइमिंग ये सब देख लेता है और तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उनके पीछे लग जाता है। जिनको एक सुनसान लकड़ी के कारखाने में लाया जाता है। वहाँ एक मोटा गुंडा उससे कहता है कि अभी अपने डैड को कॉल कर और कहे कि वो अपना सेकेंड हैंड कार मार्केट हमारे नाम कर दे, तभी तुझे छोड़ेंगे। लेकिन जिन हैरान रह जाती है और कहती है कि मेरे डैड का तो ऐसा कोई मार्केट है ही नहीं, तुमने गलत इंसान को किडनैप किया है। मोटा गुंडा शीजिन का बैग पलट देता है तो सच में उसे रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलत लड़की उठा ली है। दूसरी तरफ जाइमिंग जो उनका पीछा कर रहा था वो मिनटों में बाहर खड़े गुंडों को धूल चटा देता है। वो तेज़ी से अंदर घुसता है और शीजिन को बचाकर बाहर ले आता है। मोटा गुंडा भी समझ जाता है कि लड़की गलत है, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता और उन्हें जाने देता है। इसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर शीजिन पीछे से जाइमिंग को जोर से हग किए हुए थी और वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो इतने करीब आए थे। जाइमिंग के टोकने पर ही शीजिन धीरे से बाइक से उतरती है। वो देखती है कि जाइमिंग के चेहरे पर चोट के निशान हैं, जिससे उसे बहुत बुरा फील होता है। वो तुरंत टिश्यू पेपर निकालती है और बड़े प्यार से उसके घाव साफ करने लगती है। लेकिन ये जाइमिंग भी ना एकदम पत्थर दिल है। वो बिना कुछ सोचे उसे दूर धकेल देता है।
जाइमिंग कहता है कि गाड़ी स्टार्ट करके देखो कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन बेचारी शीजिन से गलती से चाबी ही खो जाती है। फिर जाइमिंग अपना मैकेनिक वाला जादू दिखाता है और बिना चाबी के ही गाड़ी को जोरदार आवाज़ के साथ स्टार्ट कर देता है। शीजिन तो इस हैंडसम और टैलेंटेड लड़के को बस निहारती ही रह जाती है और उसके दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम असल में हो क्या, कोई गैंगस्टर या फिर मैकेनिक? जाइमिंग हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। शीजिन बस उसके जाते हुए रास्ते को देखकर खुशी से ब्लश करने लगती है और घर लौट आती है। इधर जाइमिंग के घर लौटने पर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके घाव साफ कर रही होती है, तभी अचानक उसका एक चेला भागता हुआ आता है। वो बताता है कि जाइमिंग के बचपन के दोस्त ने कुछ गुंडों को उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर हंगामा करने भेजा है। ये सुनते ही जाइमिंग तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और निकल पड़ता है। आधे रास्ते में ही उसे उस बचपन के दोस्त की गाड़ी मिल जाती है और किस्मत देखो, वहाँ से गुजर रही शी जिन ये सब देख लेती है। शी जिन डर जाती है कि कहीं जाइमिंग अकेले बुरी तरह पिट ना जाए, इसलिए वो भी गुपचुप उनका पीछा करने लगती है। असल में उस दोस्त को उसके बॉस ने ऑर्डर दिया था कि वो हुआ कियाओ टाउन आकर जाइमिंग की गर्लफ्रेंड के परिवार का सबसे कमाऊ एंटरटेनमेंट क्लब कब्जे में कर ले। वो दोस्त जाइमिंग को धमकी देता है कि अगर वो बचपन के दोस्त नहीं होते तो अब तक वहाँ खून की नदियाँ बह रही होती। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पास ही छुपी शी जिन तुरंत जाइमिंग के पास आती है और शर्माते हुए उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। वो कहती है कि उस दिन जान बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जाइमिंग कार्ड लेता है और फिर से पूरे स्वैग में वहाँ से निकल जाता है। शीजिन उसके इस कूल एटीट्यूड को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि इस खामोश रहने वाले इंसान पर तो वो और भी ज़्यादा फिदा हो जाती है। कुछ दिन बाद वो सड़क पर फिर से जाइमिंग से टकरा जाती है। वो खुशी खुशी उसके पास जाकर हेलो बोलती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जाइमिंग तो जाइमिंग है, वो फिर से उसे इग्नोर कर देता है। शीजिन कहती है कि सुनो, अगर तुम इस तरह किसी से भी बात करोगे तो पक्का मार खाओगे, कम से कम बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। पर जाइमिंग बस इतना कहता है कि मुझे अच्छे लोगों से जान पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। शीजिन उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी जान बचाई थी और वो दोनों बार बार ऐसे टकरा रहे हैं, तो शायद ये कोई कनेक्शन है। आगे चलकर जाइमिंग एक सेकेंड हैंड कार मार्केट के बॉस से बात कर रहा होता है। शीजिन को कुछ डाउट होता है तो वो छुपकर दीवार के पीछे से उनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन तभी अचानक जाइमिंग का एक आदमी उसे देख लेता है। बेचारी शीजिन डर के मारे ज़मीन पर गिर जाती है। वो आदमी उसे बड़ी तमीज़ से उठाता है। थोड़ी देर बाद जाइमिंग बाहर आता है और अपनी साइकिल पर वहाँ से निकलता है। अब तो शीजिन पूरी तरह प्यार में पागल हो चुकी थी। वो भी अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगती है। सच में यार, जब कोई लड़की प्यार में होती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। फाइनली वो साइकिल से उसका रास्ता रोक लेती है और बहाने से बात करने की कोशिश करती है कि आसपास कौन सी नई दुकान खुली है। जाइमिंग चिढ़कर कहता है कि मुझे इन सब से क्या मतलब। इस पर शीजिन कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही थी। वो थोड़ा डरते हुए सोचने लगती है कि ये बेवकूफ़ लड़का आखिर उसके दिल की बात कब समझेगा। बाद में जब शीजिन एक बुक स्टोर में किताबें देख रही होती है तो उसे फिर से जाइमिंग की याद आने लगती है और वो ख्यालों में खो जाती है। कहते हैं ना, किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। जो जाइमिंग हमेशा इतना रूड और पत्थर दिल बना रहता था, वो अचानक अपनी जेब से एक गिलहरी वाला की चेन निकालता है। ये वही की चेन था जो शीजिन से गिर गया था। उसे भी शीजिन के साथ हुई मुलाकातों की याद आने लगती है और शायद, बस शायद, अब उसे भी शीजिन की फीलिंग समझ में आने लगी थी। रात के समय जब शीजिन अपने बिस्तर पर लेटकर बुक पढ़ रही होती है, तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है और पता है कौन था? खुद जाइमिंग। ये जाइमिंग का उसे किया गया पहला कॉल था। जैसे ही उसे पता चलता है कि जाइमिंग कॉल कर रहा है, वो खुशी से पागल हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। जाइमिंग कहता है कि मुझे तुम्हारा एक गिलहरी वाले की चेन मिला है। शीजिन तो शॉक हो जाती है, कहती है कि ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो गिर गया है, अगर क्यूट है तो रख लो। पर जाइमिंग कहता है नहीं, मैं दे दूंगा। शीजिन तुरंत कहती है मैं आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैं बस अभी पहुंची। पर जाइमिंग उसे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि स्पेशल मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एक बार्बर शॉप पे रखवा दूंगा, तुम वहाँ से ले लेना। शीजिन उसे ढूंढते ढूंढते बाहर निकलती है और चारों तरफ देखने लगती है कि वो पागल लड़का उसे कब मिलेगा। तभी अचानक उसे अपनी बहन मिल जाती है और दोनों हाथ पकड़कर शॉपिंग करने लगती है। रास्ते में शीजिन को अचानक एक बार्बर शॉप दिखती है और क्या किस्मत है यार,
उसका की चेन सच में वहीं रखा था। बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि जाइमिंग के पापा की ही है। वो तुरंत उनके पापा से कहती है कि आपके बेटे ने कुछ दिन पहले मेरी बड़ी मदद की थी और मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर वो पूछती है कि जाइमिंग अभी कहाँ होगा, तो अंकल उसे बता देते हैं कि जाइमिंग अभी एक कूल क्लब में है। शीजिन अपना वो क्यूट सा गिलहरी वाला की चेन दुकान के स्टाफ को दे देती है और कहती है कि ये जाइमिंग को दे देना, और फिर आंख मारकर वहाँ से निकल जाती है। अब चूंकि उसे जाइमिंग की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी तो वो अपनी बहन को खींचते हुए सीधा उस पूल क्लब में पहुँच जाती है। वहाँ मौजूद सारे लड़के अचानक इन दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। जिन जैसे ही अपने क्रश जाइमिंग को देखती है वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे हेलो बोलती है, पर जाइमिंग का रिएक्शन एकदम नॉर्मल और रूखा। इस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालने के लिए जिन पुल खेलने लगती है। और भाई साहब, किसी ने नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत लड़की इतना कमाल का गेम खेलती होगी। पूरे क्लब का माहौल एकदम मज़ेदार हो जाता है। लेकिन तभी जब सब चीयर कर रहे होते हैं, अचानक जाइमिंग की गर्लफ्रेंड वहाँ आ टपकती है। जिन को देखकर गर्लफ्रेंड को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन जिन ऐसे दिखावा करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपना गेम खेलती रहती है। तभी गुस्से में जाइमिंग की गर्लफ्रेंड जिन की बहन उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। हालात बिगड़ते देख जिन की बहन उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। जिन को भी लगता है कि यहाँ तमाशा करना ठीक नहीं है, इसलिए वो शांत रहती है। वो सीधे जाइमिंग के पास जाती है। साफ दिख रहा था कि जाइमिंग को अपनी गर्लफ्रेंड की ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपनी गर्लफ्रेंड को साइड में धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते वो जिन को जोर से धक्का दे देती है। अपनी बहन को ऐसे गिरता देख जिन की बहन भड़क जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड मेशू को पकड़ लेती। इसके बाद वहाँ बहुत हंगामा होता है, लेकिन जिन को एहसास होता है कि उसकी भी थोड़ी गलती है, इसलिए वो बड़ी ही शालीनता से मेशू को माफ़ कर देती है। जाइमिंग का एक आदमी भी बीच बचाव करता है, तब जाकर मामला शांत होता है। वापस लौटते समय वो गर्लफ्रेंड लगातार जिन को बुरा भला कह रही होती है, लेकिन जाइमिंग को जिन का बिहेवियर बहुत पोलाइट लगता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि इस बार गलती तुम्हारी थी। इस पूरे ड्रामे के बाद रात को जिन बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही होती है, वो परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या उसे इस आदमी के साथ आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ टाइमिंग को भी बिस्तर पर नींद नहीं आ रही होती है। वो अचानक करवट लेता है और जिन के दिए हुए उस क्यूट से गिलहरी वाले गिफ्ट को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मासूम और प्यारी सी जिन धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रही थी। अगले दिन जाइमिंग की गर्लफ्रेंड मीशू होटल में काम करने जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसके पास फ्री मील कूपन्स है तो वो होटल में खाना खा कर ही घर जाएगी। पर ट्विस्ट तो देखो, उसी वक्त जिन और उसकी बहन भी उसी होटल में खाना खाने आए हुए थे। जिन जब जाइमिंग को वहाँ देखती है तो वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। इतनी खुशी और प्यार से बुलाने पर जाइमिंग भी मना नहीं कर पाता और उनके साथ बैठ जाता है। लेकिन किस्मत खराब, उन तीनों को एक साथ बैठे हुए जाइमिंग की गर्लफ्रेंड देख लेती है। वो भड़कते हुए चिल्लाती है, ये सब क्या हो रहा है। इस ड्रामे और तमाशे के बाद जाइमिंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जिन अपनी बहन के साथ बैठकर उसे बताती है कि वो सच में जाइमिंग के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है, पर उसे किसी का बॉयफ्रेंड छीनने पर बहुत गिल्ट भी फील हो रहा है। इसके बाद मेशू जिनसे अकेले में मिलती है और उसे वार्निंग देती है कि वो जाइमिंग से दूर रहे। जिन भी माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जाइमिंग को रास्ते में उसका आदमी बताता है कि कुछ लोग गांव वालों के घर तोड़ने आ गए हैं। जाइमिंग गुस्से में दांत पीसता है और अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर सीधा अपने उस बचपन के दोस्त के रेस्टोरेंट में घुस जाता है। रेस्टोरेंट में वो एकदम तबाही मचा देता है, चीज़ें तोड़ देता है और आखिर में एक शराब की बोतल तोड़कर अपने उसी दोस्त को धमकाता है कि अपनी हद पार मत कर। उसका दोस्त कहता है कि उन्होंने नियम के हिसाब से लोगों को घर खाली करने के पैसे दे दिए हैं और वो जाइमिंग को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से मना करता है। जाइमिंग चेतावनी देता है कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो अपनी बाइक पर निकलता है और एक गरीब बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है। तभी उसकी नज़र जिन पर पड़ती है, जो अपनी बहन के साथ उसी स्कूल में आई थी। प्यार में पागल जिन जैसे ही उसे देखती है वो अपनी सारी कसम और मेशू से किया वादा सब कुछ भूल जाती है और जाकर सीधा उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। इस बार तो वो पूरे हक से उस पर अपना सिर टिका लेती है और इस रोमांटिक पल में पूरी तरह खो जाती है। वो दोनों
छोटी सी नदी के किनारे और खूबसूरत रास्तों से होते हुए गुजरते हैं। अनजाने में ही सही, पर वो दोनों एक दूसरे की दुनिया का अहम हिस्सा बन चुके थे। भीड़ भाड़ वाले टाउन से गुजरने के बाद जब वो अलग होते हैं तो शीजिन उसे जाते हुए बड़ी उदासी से देखती है। लेकिन यार फिर से एक गड़बड़ हो गई। ये सब पीछे खड़ी मेईशु की मॉम देख लेती है। मॉम गुस्से में अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है। बेटी आग बबूला होकर शी जिन के घर तमाशा करने पहुंच जाती है, पर खुशकिस्मती से शी जिन घर पर नहीं थी। जाइमिंग के आदमियों को जब पता चलता है कि मेईशु शी जिन को ढूंढ रही है तो वो शी जिन को रोक लेते हैं और उसे एक रेस्टोरेंट में छुपने के लिए कहते हैं। उधर जब शी जिन नहीं मिलती तो मेईशु सीधा जाइमिंग की रिपेयर शॉप पर जाती है और जाइमिंग को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से में उसकी बाइक पर भी लात मारती है। जाइमिंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन अकेले होने की वजह से रास्ते में उस पर उसके दोस्त के गुंडों की गैंग हमला कर देती है। इतने सारे लोगों को देखकर जाइमिंग अपने हाथ में रखे संतरे उन पर फेंकता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। लेकिन गुंडे बहुत सारे थे और कुछ गलियों तक भागने के बाद वो उसे घेर लेते हैं। कुछ घंटों बाद जाइमिंग के आदमी उसे बहुत ही बुरी हालत में ढूंढते हैं। वो लोग उसे उसी रेस्टोरेंट में लेके आते हैं जहाँ शीजिन छुपी हुई थी। जाइमिंग को खून से लथपथ और अधमरी हालत में देखकर शीजिन शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। गाड़ी में बेहोश पड़े जाइमिंग को पता भी नहीं था कि शीजिन उसके लिए कितनी बुरी तरह रो रही है। कमरे में ले जाने के बाद जब जाइमिंग को थोड़ा होश आता है तो वो सबको पुलिस बुलाने से मना कर देता है। क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे तो शीजिन खुद उसके घाव साफ करने लगती है। पट्टियाँ बांधने और साफ सफाई करने के बाद वो बेचारी भी बहुत थक जाती है। जब जाइमिंग की आँख खुलती है और वो शीजिन को वहाँ सोता हुआ देखता है तो वो एक बार फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन शीजिन जो उससे इतनी पागलों की तरह प्यार करती है वो उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकती थी। फिर वो दोनों मन शांत करने के लिए बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे टहलने आ जाते हैं। हमारा होम टाउन कहाँ है? जेमिन पूछता है। मेरा सियोल है, शीजिन जवाब देती है। जेमिन कहता है, सोल, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम यहाँ के रूरल लाइफस्टाइल में एकदम घुल मिल गई हो, पर ये तुम्हारा पहला टाइम है ना, मुश्किल हो रही होगी। नहीं तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, शीजिन हंसते हुए कहती है। फिर जेमिन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मुझे बस लड़ाई झगड़ा ही आता है। लेकिन हमारी शीजिन मुस्कुरा कर कहती है, मुझे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। अभी इस एक पल में जेमिन सच में शीजिन की परवाह करने लगता है और उसकी जगह खुद को रखकर सोचने लगता है। ये देखकर शीजिन को बहुत खुशी होती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो मुड़कर दूर खड़े जेमिन को देखती है और पता है दूसरी तरफ जेमिन भी उसे ही देख रहा होता है। गाड़ी में बैठी शीजिन बार बार पीछे मुड़कर देखती है और जेमिन भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। जेमिन अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज्ड है। उसने सोचा था कि वो इस लड़की को भूल जाएगा, लेकिन अब वो उसकी केयर करने लगा है। और शीजन को तो ये पता ही नहीं है कि जेमिन ने अपनी पॉकेट से वो छोटी सी स्क्विरल वाली गिफ्ट निकाल ली है जो शीजन ने उसे दी थी। जाने अनजाने में ये लड़का उस गिफ्ट को हमेशा अपने साथ रखने लगा है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ हमारी शीजन बैठी तो है पर उसका मन कहीं और ही है। फ़ोन बजता रहता है पर उसे सुनाई ही नहीं देता। तभी उसके कॉलीग्स उसे बताते हैं, तब जाके वो फ़ोन उठाती है। पता चलता है कि उसकी मॉम का कॉल है जो बता रही है कि वो कंपनी में ही है और बस ऊपर आ रही है। अपने पेरेंट्स को देखकर शीजन बहुत खुश हो जाती है। उसकी मॉम हंसते हुए उससे कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हें अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से सोल के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। लेकिन शीजन साफ मना कर देती है कि उसे यही रहना है क्योंकि वो अब जेमिन से जो प्यार करने लगी है। इसके बाद अगले दिन जब जेमिन एक बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तभी वहाँ शीजन भी अपनी बहन को स्कूल छोड़ने आती है। वो जेमिन को देखकर स्माइल करती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर क्या था, जैसे ही आसपास के लोग जाते हैं हमारा हीरो जेमिन्स अपनी बाइक से उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। एक छोटी सी नदी के पास आकर शीजन अपनी गाड़ी रोक लेती है। जेमिन उसके पास आता है और कहता है, सुजोंग, सॉरी, मैंने बॉस को कॉल करके बता दिया है कि मुझे तुम्हें छोड़ने जाना है, इसलिए थोड़ा लाट आऊँगा। वो पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, उस दिन के लिए थैंक यू, शीजन स्माइल करते हुए कहती है। फिर वो उसे एक पोएट्री बुक देती है और कहती है, मैं ये तुम्हें बहुत पहले से देना चाहती थी। जेमिन बुक देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं कविताएं पढूं? शीजन हंसती है, यह बहुत इजी है। फिर अचानक बातों बातों में जेमिन अपनी दिल की बात बताता है, मैं हमेशा से एक मछुआरा बनना चाहता था। शायद मेरे हाथों की ये तेज़ी इसी वजह से है।
मेरा सपना है कि एक ट्राउट फिश का फार्म खोलूं। ट्राउट फिश फार्म? शीजन थोड़ी शॉक हो जाती है। जेमिन समझाते हुए कहता है, हाँ, यहाँ का पानी बहुत साफ है, इसलिए ये फिश फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। ट्राउट फिश गंदे पानी में नहीं जी सकती। फिर वो शीजन की आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे लगता है कि तुम भी सिर्फ ट्राउट फिश की तरह साफ पानी में ही रह सकती हो। इसके बाद वो दोनों साथ चलते हैं और फिर एक क्रॉस रोड पर आकर अलग हो जाते हैं। रात को जब जेमिन घर पहुंचता है तो वो शीजन की दी हुई पोएट्री बुक को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ मिसूक आ जाती है। वो जबरदस्ती जेमिन के हाथ से बुक छीनने लगती है और इसी छीना झपटी में बेचारी बुक का एक पेज फट जाता है। दूसरी तरफ हमारी शीजन को भी नींद नहीं आ रही है, उसके दिमाग में बस जेमिन ही चल रहा है। आखिरकार उससे रहा नहीं जाता और वो जेमिन के बार्बर शॉप वाले लैंडलाइन पर कॉल कर देती है, लेकिन कॉल जेमिन के डैड उठा लेते हैं। ये सुनकर शीजन डर जाती है और झट से फ़ोन काट देती है। तभी जेमिन कमरे से बाहर आता है और पूछता है कि किसका फ़ोन था। जब उसके डैड बताते हैं कि किसी लड़की का फ़ोन था जो बिना कुछ बोले कट गया, तो जेमिन तुरंत समझ जाता है कि यह शीजन ही थी। वो भागकर सड़क किनारे एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और सीधे शीजन के मोबाइल पर कॉल लगाता है। फ़ोन उठाते ही जेमिन मजाक में कहता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार हमारे दिल के तार जुड़े हैं। शीजन शर्मा जाती है। जेमिन पूछता है, क्या कर रही हो? शीजन कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं वो पोइट्री बुक पढ़ रही थी। पोइट्री बुक? जेमिन पूछता है। फिर शीजन बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करती है, जेमिन, क्या तुम मेरे लिए उसका एक पैराग्राफ पढ़ोगे, वो वाला जो शुरू होता है, जब हवा शांत हो और तुम पहाड़ों के बीच खड़े हो। जेमिन बुक खोलकर पढ़ना शुरू करता है। जब हवा एकदम शांत हो और तुम पहाड़ों के बीच खड़े हो तो सारे पेड़ बिल्कुल खामोश और स्थिर होते हैं, लेकिन अचानक कोई एक डाल हिलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पक्षी उड़कर उस डाल पे आकर बैठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया की भीड़ में जहाँ सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वहाँ सिर्फ मेरा ही दिल क्यों ज़ोरों से धड़क रहा है? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे दिल में आकर बस गई हो। वो आगे बढ़ता है। वो पक्षी उस डाल पर अपना घोंसला बना लेता है और फिर वो डाल हिलना बंद कर देती है, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेले बिना रुके हमेशा कांपता रहता हूँ। सिर्फ मेरा ही दिल है जो लगातार तुम्हारे लिए धड़कता रहता है, क्योंकि तुमने अभी तक मेरे दिल में अपना घर नहीं बनाया है। यार, ये कविता तो सीधा दिल पे लगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन जेमिन स्कूल के बाहर शीजन का बहुत देर से वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है, जेमिन उससे कहता है कि वो उसे एक खास जगह ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ मिसूक जेमिन की रिपेयर शॉप पर पहुंच जाती है। जब उसे जेमिन कहीं नहीं मिलता तो वो उसके चेलों से पूछने लगती है। बेचारे लड़के हकलाने लगती है और झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते। मिसूक अपना जासूसी दिमाग लगाती है और सीधा स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। और गेस करो क्या, वहाँ उसे शीजिन की गाड़ी दिख जाती है। मिसूक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पागलों की तरह शीजिन की गाड़ी को तोड़ने फोड़ने लगती है। तभी जेमिन अपनी बाइक पर शीजिन को लेकर वहाँ से गुजरता है। ये भयानक नज़ारा देखकर वो दोनों इतने शॉक हो जाते हैं कि गाड़ी से उतरने की हिम्मत ही नहीं करते और चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। वहाँ से भागकर जेमिन शीजन को सेफली कंपनी छोड़ देता है। लेकिन असली ड्रामा तो रात को होता है। मीसूक गुस्से में जेमिन को बुरी तरह पीटने लगती है। शीजन दूर से ये सब देख रही होती है और उसका दिल तड़प उठता है। परेशान हो जाती है वो, पर बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती। अपने प्यार को मार खाते देखना उसके लिए बहुत पेनफुल है। उसे लगता है कि अब वो चुप नहीं बैठ सकती, तो वो अपनी बहन के पास मदद मांगने जाती है। लेकिन उसकी बहन सीधा मुंह पे कहती है, ये तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है और तुम्हें ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर तुम मेरी एडवाइस मानो तो इससे पहले कि बात और बिगड़े तुम उस लड़के से ब्रेकअप कर लो। पर शीजेन के लिए ये कहाँ इतना आसान था। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड वाला सारा प्यार अब जेमिन पर डाल दिया था, इसीलिए तो वो पागलों की तरह जेमिन के पीछे पड़ी थी। और अब सिचुएशन ये हो गई थी कि शीजन इस प्यार में बहुत गहराई तक डूब चुकी थी। वो जितना जेमिन को भूलने की कोशिश करती, वो उतना ही उसके दिलो दिमाग में छप जाता। वो उसे भूलना तो दूर, उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रही थी। उसकी बहन शीजन की हालत समझ सकती थी, क्योंकि उसने भी कभी ऐसा ही कुछ फेस किया था। प्यार का चक्कर होता ही ऐसा है, बिल्कुल एक दलदल की तरह। जितना बाहर निकलने की कोशिश करो, इंसान उतना ही अंदर धंसता जाता है। अब कहानी का फोकस बहन पर शिफ्ट होता है। सच बताऊं तो शीजन की बहन के पीछे भी लड़के पागल हैं। दो दो लड़के एक साथ उसे पसंद करते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये दोनों राइवल्स बड़े आराम से एक साथ बैठकर शीजन की बहन के बारे में बातें करते हैं। पहला लड़का तो दूसरे को टिप भी दे रहा है
कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो वो दिन में स्कूल में पढ़ाती है, तुम वहाँ जा सकते हो। ये कैसा अजीब लव ट्रायंगल है। पर बहन भी अंदर से कंफ्यूज्ड है कि वो आखिर किसे चूज करे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन गया है। फिर अगले दिन का सीन आता है जब मीसुक काम पर जाने के लिए निकलती है। वो बहन से मिलने के बाद सोचती है कि क्यों ना शीजन की गाड़ी में फ्री में लिफ्ट ले ली जाए। जैसे ही शीजन और उसकी बहन घर से बाहर निकलती है, शीजन मिसुक को देखकर घबरा जाती है और अपना चेहरा छिपाने लगती है। मिसुक ताना मारते हुए कहती है, क्या तुमने कोई पाप किया है जो मेरी आंखों में नहीं देख पा रही? डर के मारे शीजन तुरंत मिसुक से माफ़ी मांगने लगती है। यह सुनकर मिसुक शॉक रह जाती है। तूने ऐसा क्या किया है जो तू मुझसे माफ़ी मांग रही है? बता मुझे। वो पागलों की तरह चीखने लगती है। शीजन की बहन से ये ड्रामा देखा नहीं जाता और वो शीजन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी मिसुक उन्हें रोक लेती है और कहती है कि उसे भी काम पे जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। बहन तपाक से कहती है, इसके लिए तुम्हें गाड़ी के मालिक से पूछना पड़ेगा। शीजन बेचारी फंस जाती है और बहुत चिड़चिड़े मन से हाँ कर देती है। अब रास्ते में क्या होता है कि शीजन अपनी गाड़ी चला रही होती है और ठीक उसी वक्त जैमिन अपनी बाइक पर गांव के किसी आदमी के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। दोनों की गाड़ियां सड़क पर आगे पीछे चल रही होती है। गाड़ी में बैठी मिसुक जब ये नज़ारा देखती है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अच्छा, तो मेरा बॉयफ्रेंड और ये शीजन रोज इसी तरह रास्ते में मिला करते हैं। बहन को स्कूल छोड़ने के बाद शीजन तेजी से गाड़ी वहाँ से निकाल लेती है। तभी जैमिन भी उसके पीछे पीछे अपनी बाइक दौड़ाता हुआ आ जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी में पीछे वो मिसुक भी बैठी है। जैमिन को पीछे आते देख मिसुक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक शेरनी की तरह दहाड़ने लगती है और चिल्लाने लगती है। वो गुस्से में बौखला जाती है। जैमिन कहता है, मिसुक प्लीज़ कुछ मत बोलो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब अच्छा लग रहा है? मैं भी अंदर से बहुत परेशान हूँ। मिसुक रोते हुए चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है मैं दर्द में नहीं हूँ? मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, मेरा दिल फट रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तुम ही मुझे इतना बुरा इंसान बना रहे हो। जब तक ये लड़की हमारी ज़िंदगी में नहीं आई थी तब तक हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। जैमिन बेचारा एकदम हेल्पलेस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करे, इसलिए वो चुपचाप अपनी बाइक मोड़कर वहाँ से चला जाता है। मिसुक टूटते हुए कहती है, मुझे लगा था कि चाहे दुनिया के सारे आदमी बदल जाएं, पर मेरा जैमिन ओपा कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर शीजन बीच में बोल पड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैमिन ने शुरू से लेकर आज तक मुझसे दूरी बनाकर रखी है, और सच कहूँ तो शुरुआत में मेरे लिए भी ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी। शीजन अपनी सफाई देते हुए कहती है, वो बिल्कुल मेरे उस इंसान की तरह दिखता है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं उसकी तरफ खींची चली गई। और जब मैंने उसके धीरे धीरे जाना तो मुझे लगा कि वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। मीसुक गुस्से से उसे घूरती है, अच्छा इंसान है तो इसका मतलब तुम उसे मुझसे छीन लोगी। शीजन घबरा जाती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सच कह रही हूँ, मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। शीजन रोने वाली हो जाती है। मीसुक भड़कते हुए कहती है, क्या दोस्त? क्या तुम्हें लगता है ये घटिया बहाना काम करेगा? तो क्या अब जैमिन ओप्पा तुमसे दोस्ती निभाएगा? शीजन परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रही। मीसुक स्मर्क करते हुए कहती है, मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी है तो मुझे ये सब अच्छे से पता है। जब प्यार होता है ना तो उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता। मैं खुद जैमिन के प्यार में इतनी गहराई तक डूब चुकी हूँ, तो मैं किसी और लड़की को उसे पसंद करने से कैसे रोक सकती हूँ? ठीक है, तो चलो आमने सामने की टक्कर हो जाए, ओपन चैलेंज। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा आदमी मुझसे कैसे छीनती हो। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। ईसुक पूरे के ड्रामा विलन वाले स्टाइल में कहती है, कहते हैं ना, जंगल की आग को आग से ही बुझाया जाता है। मेरे पास भी पूरा प्लान तैयार है। तभी अचानक जैमिन वहाँ वापस आ जाता है। जैमिन को वापस आता देख मीसुक तुरंत जाकर उसकी बाइक पर पीछे बैठ जाती है। बेचारी शीजिन एकदम टूट जाती है और अपनी आंखों के सामने जैमिन और मीसुक को एक साथ जाते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। जैमिन मीसुक को एक होटल ड्रॉप करता है। जाते जाते मीसुक बहुत ही उदास और गुस्से वाले टोन में जैमिन से कहती है, यह सारा जाल तुम्हारा ही बुना हुआ है। अब आखिर में तुम्हें किसका हाथ पकड़ना है, ये फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। मीसुक को इस तरह जाते हुए देखना सच में थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद जब जैमिन वापस लौट रहा होता है तो सामने से शीजिन भी अपनी गाड़ी में आ रही होती है। दोनों एक बार फिर रास्ते में आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और बिना
कुछ पुले बस वहाँ से गुजर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सुजोंग बच्चों के साथ बहुत मज़े से खेल रही होती। अभी यहाँ पर टीचर पार्क सुजन के पास आते हैं और वहाँ का पूरा खुशनुमा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। टीचर पार्क बात करते हैं हीजन की, जो आजकल जेमिन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता रही है और इस वजह से मीसू को बहुत हर्ट हो रहा है। सुजिन अपनी बहन का साइड लेते हुए कहती है कि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। जब पार्क सर पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सुजिन एक मैच्योर इंसान की तरह समझाती है कि उन पर कोई प्रेशर मत डालो। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है ना, वैसे ही उन्हें भी अपने दिल की सुनने दो। लेकिन पार्क सर पलट कर कहते हैं कि कभी कभी हम सिर्फ अपने दिल के पीछे नहीं भाग सकते। वो बताते हैं कि कल रात चिंगो भाई मेरे पास आए थे, हाथ में शराब की बोतल लिए। वो बस एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उन्हें समझ सके। चिंगो भाई का दिल हमेशा से सिर्फ एक ही तरफ जाता है और वो उस दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। सुजिन पूछती है, क्या आप भी ऐसे ही हो, इसीलिए आप चिंगू भाई को इतने अच्छे से समझते हो? पर पार्क सर कोई जवाब नहीं देते और बात टाल कर कहते हैं कि उनकी क्लास है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुजिन पियानो रूम में प्रैक्टिस करने आ जाती है। सुजिन की पियानो की धुन सुनकर चंगो भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी अचानक सुजिन की पुरानी बीमारी का अटैक आता है और वो बीच में ही रुक जाती है। यह देखकर चंगो भाई एकदम शॉक हो जाते हैं और भागकर उसके पास आते हैं। सुजिन अपनी हालत उसे नहीं बताना चाहती, तो वो पलट कर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या डैड ने तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाकर भेजा है? चुनगो कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम वापस क्यों आई और तुम्हारा प्लान क्या है। मेरा और कोई मतलब नहीं था। सुजिन कहती है कि मैं यहाँ से गई थी तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगी, पर मैं सिर्फ उसी वजह से नहीं आई हूँ। चुनगो एकदम से हैरान होकर पूछता है, क्या सच में ऐसा कोई प्रॉमिस था? सुजिन शॉक होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे देखती है। सच में इन लड़कों की बातों का कोई भरोसा नहीं। कुछ देर बाद सबको पता चलता है कि हीजिन की बहन बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरी तरफ चंगो भाई टेंशन में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उनका बॉडीगार्ड आकर बताता है कि सुजिन बिना डॉक्टर की परमिशन के हॉस्पिटल से चली गई है। यह सुनकर चंगो परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने को कहता है। पता चलता है कि वो टैक्सी से रेलवे स्टेशन गई है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर पार्क सर घर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि सुजिन ने कहा था कि उसे समंदर देखना है। तुरंत अपनी बाइसिकल लेकर स्टेशन की तरफ भागते हैं। जैसे ही ट्रेन निकलने वाली होती है, पार्क सर एन मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब चुनगो स्टेशन पहुंचता है तो ट्रेन जा चुकी होती है। पार्क सर और सुजिन एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। चुनगो बेबस होकर बस सुजिन को दूर जाते हुए देखता रह जाता है। ट्रेन में सुजिन अभी भी चुनगो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो ऊपर देखती है तो पार्क सर होते हैं। दूसरी तरफ हीजिन अपनी बहन की बहुत टेंशन ले रही है और उसे लगातार कॉल कर रही है, पर फ़ोन नहीं लग रहा। तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि तुम्हारी बहन मिल गई है, वो बीच पर गई है। समंदर किनारे पहुंचकर पार्क सर उस शांति को तोड़ते हैं और सुजिन से हॉस्पिटल चलकर ट्रीटमेंट लेने की जिद करते हैं। वो कहते हैं कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। वो बहुत इमोशनल होकर सुजिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे, पर सुजिन मना कर देती है। वो डर जाती है, ये सोचकर कि ट्रीटमेंट के बाद उसके बाल झड़ जाएंगे और वो हॉस्पिटल के बेड पर एकदम कमज़ोर सी पड़ी होगी। पार्क सर समझाते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, चाहे तुम अंधी हो जाओ या चल ना पाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहकर इस बीमारी से लड़ना चाहता हूँ। वो पूछते हैं कि तुमने अब तक क्यों वेट किया? सुजिन रोते हुए बताती है कि उसे अमेरिका में ही पता चल गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी से सिर्फ कुछ वक्त मिलेगा, बीमारी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए वो हॉस्पिटल के बेड पर नहीं मरना चाहती थी। उसका प्लान था कि वो अपना आखिरी कॉन्सर्ट ख़त्म करके चुपचाप कहीं दूर चली जाएगी और अपनी जान दे देगी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका आखिरी कॉन्सर्ट भी फेल हो गया। इसलिए अब सुजिन बस एक नॉर्मल इंसान की तरह चुपचाप गायब हो जाना चाहती है। पार्क सर ये सब सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। वो हार नहीं मानेंगे। सुजिन उनका ये प्यार देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, पर इस वक्त वो बस शांति से इस दुनिया से जाना चाहती है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ पार्क सर को ही उसकी इस जानलेवा बीमारी के बारे में पता है और ये सीक्रेट उन दोनों के बीच ही रहेगा। इसके बाद पार्क सर उसे वापस स्कूल ले आते हैं, जहाँ वो बच्चों के साथ फिर से कुछ खुशी के पल बिताती है। इधर हीजिन को पता चलता है कि उसकी बहन वापस आ गई है, तो वो तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचती है।
पर जैसे ही वो कार से उतरती है, मीसू वहाँ पहले से ही तमाशा करने के लिए खड़ी होती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब हीजिन के अंदर भी पहले वाला वो डर नहीं रहा, तो वो बात करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों नदी के किनारे आकर खड़ी होती है और फिर से एक लड़के को लेकर झगड़ने लगती है। मीसो अभी भी अपनी वही बॉसी वाली एटीट्यूड दिखा रही है, पर हीजिन भी कोई कम नहीं है। वो सीधा मुंह पर बोल देती है, अपना ये टोन बदलो। हाँ, तुम जैमिन से मुझसे कुछ दिन पहले मिली होगी, पर प्यार को तुम टाइम से नहीं तौल सकती। तुम खुद को जैमिन की बीवी समझना बंद करो और मुझ पर चिल्लाना भी बंद करो। ये सुनकर मीसो को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हीजिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, पर हीजिन उसका हाथ पकड़ लेती है और वार्निंग देती है, अगर तुमने आगे से ऐसा कोई भी फालतू ड्रामा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो फुल एटीट्यूड में वहाँ से मुड़कर चली जाती। मेसू उसे ऐसे बिंदास तरीके से जाते हुए देखकर गुस्से से अपना बैग ज़मीन पर पटक देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उधर सूजिन की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, क्योंकि उसने पार्क सर के साथ समंदर देख लिया है। स्टेशन पर हीजिन और बॉडीगार्ड उसका वेट कर रहे होते हैं। पार्क सर के साथ सूजिन को आता देख सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर बॉडीगार्ड समझदारी दिखाते हुए वहाँ से खिसक लेता है ताकि दोनों बहनों को स्पेस मिल सके। पर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि चुनगो भाई भी वहाँ छुप कर खड़े थे। अपनी पोजीशन की वजह से वो सामने नहीं आ सकते थे, बस दूर से उस औरत को किसी और आदमी के साथ देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वो चुपचाप एक सिगरेट जला लेते हैं, शायद उसी से उन्हें थोड़ी शांति मिले। पार्क सर और सूजिन को ऐसे साथ देखकर चनगो का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, और वो रोते नहीं हैं, पर प्यार के मामले में सब पिघल जाते हैं। पार्क सर सूजिन को गाड़ी में बैठाने के बाद बहुत ही भारी कदमों से अपने घर लौटते हैं और उनके आंसू भी रुकने का नाम नहीं लेते। इन तीनों के दिल का दर्द समझना बहुत मुश्किल है यार। दूसरी तरफ हीजिन से बेइज्जती करवाकर मीसो सीधे जैमिन के पास आती है और उसे अपने साथ एक नाइट क्लब में चलने को कहती है। जैमिन के लड़के कहते हैं कि वो तो दुश्मनों का इलाका है, हम वहाँ क्यों जाएं। मीसो उन्हें ताना मारते हुए कहती है, क्या तुम लोग चंगू से डर गए। जैमिन की ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहता है, कौन डरा है, डरने वाली क्या बात है। मीसो कहती है कि हमारा इलाका है तो हम वहाँ जाकर डांस क्यों नहीं कर सकते। जैमिन अपना पूल स्टिक वहीं फेंकता है और चलने को तैयार हो जाता है, भले ही उसके लड़के बार बार पूछ रहे हों कि क्या सच में जाना है। जब वो लोग क्लब के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ के गुंडे उन्हें गेट पर ही रोक लेते हैं। तभी चुनगो का एक आदमी आकर उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है ताकि पुलिस का कोई सीन ना बने। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, मीसो की नज़र हीजिन पर पड़ती है जो वहाँ पहले से मौजूद होती है। मीसो तुरंत लौटना चाहती है, पर ये लड़के इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर कहाँ जाने वाले थे। जब हीजिन मस्त होकर डांस कर रही होती है, तभी अचानक उसकी नज़र पलटकर जैमिन पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती है और फिर क्या, हीजिन और मीसो के बीच डांस फ्लोर पर ही एक ज़बरदस्त डांस बैटल शुरू हो जाता है। जैमिन उन दोनों को ऐसे बीच में नाचते देखकर एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और चुपचाप बैठकर ड्रिंक पीने लगता है। उधर एक बहुत ही बुरी खबर आती है। गांव के एक बड़े भाई की डेड बॉडी एक पुरानी खदान में मिलती है। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्हें अपनी जान उसी खदान में दी जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल पसीना बहाया था। उनकी शोक सभा में सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं और चुनगू भाई भी वहां पहुंचते हैं। जैसे ही चुनगू भाई शराब चढ़ाकर उन्हें नमन कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक आदमी आता है और सीधे चुनगू के सिर पर अंडों से भरी पूरी ट्रे मार देता है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। चुनगू को ये सब चुपचाप सहना पड़ता है। दूसरी तरफ हीजिन के डैड मीसू के डैड से ज़मीन के बारे में बात करने आते हैं, पर मीसू के डैड किसी भी हाल में गांव वालों की ज़मीन बेचने को तैयार नहीं होते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हीजिन के डैड चनगू को बुलाते हैं और उसे तेतर का सारा काम सौंप देते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ों पर पैसे फेंकने के बाद भी वो लोग अपनी ज़मीन नहीं बेच रहे। इसका मतलब वो लोग मुझसे सीधा पंगा लेना चाहते हैं। तो अब से ये सब तुम्हारे हाथों में है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। चुनगू कहता है, जी चेयरमैन सर। डैड कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो सब कुछ जल्दी करो। फिर डैड अचानक पूछते हैं, रुको, क्या तुम नमजंगे उन नाम के किसी लड़के को जानते हो। चुनगू बताता है कि हाँ, वो यहाँ स्कूल का एक टीचर है। डैड कहते हैं कि मेरी सूजन आजकल वहाँ बहुत जारी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। चुनगू उन्हें तसल्ली देता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस लड़के को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब डैड ऑर्डर देते हैं कि ठीक है, तो तुम उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। चुनगू मान जाता है
बैग्स फिर कहते हैं कि और सुनो, तुम्हें एक और काम करना होगा। बहुत पहले तुमने मेरी सूजिन की जान बचाई थी, याद है? बिल्कुल वैसे ही जब तक वो यहाँ है तुम्हें उसकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी फालतू लड़का उसके आसपास भटके तो तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं हीजिन और जैमिन को, जो एक साथ फिशिंग करने आए हैं। ये दोनों साथ में इतने खुश लग रहे हैं कि क्या ही बताएं। वो लोग जेमिन के डैड के साथ भी टाइम बिताते हैं। पर तभी बड़ा ड्रामा होता है। मीसो अपने पिता के लिए दवा लेने आई होती है और अचानक वो हीजिन और जेमिन को एक साथ फिशिंग से वापस आते हुए देख लेती है। उन्हें ऐसे साथ देखकर मीसो का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाती है और जेमिन को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो बहुत इमोशनल होकर पुरानी बातें करती है। जेमिन उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब हम दोनों अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ बुरा है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। सू रोते हुए कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हो और मैं तुम्हें रोक भी नहीं पा रही। मुझे बस एक बात सच सच बता दो, क्या ये हम दोनों के बीच का सिर्फ एक ब्रेक है या फिर सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है और सिर्फ मुझे ये बात नहीं पता। जेमिन गिल्ट में आके कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं ही अंदर से बहुत बुरा इंसान हूँ। मीसो कहती है कि मेरे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल मत बनाओ। जेमिन फाइनली उससे माफ़ी मांग लेता है। ये सुनकर मीसू कहती है कि अब मुझे सब साफ साफ समझ आ गया है। सच तो ये है कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। इसके कुछ ही देर बाद चैन पूरी गैंग को अकेले ही धो डालता है। अब गुंडे चुप तो बैठने वाले थे नहीं। शांगवान जब घर लौट रहा होता है तो वो सुन लेता है कि गुंडे जेमिन को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर वो सीधा भागता है। इधर हीजन अपनी बहन के बारे में सोच ही रही होती है। तभी शांगवान भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि गुंडे जेमिन को पीटने वाले हैं। ये सुनकर हीजन पूरी तरह पैनिक हो जाती है और तुरंत अपनी कार निकालती है। जब वो थिएटर के पास से गुजरती है तो देखती है कि गुंडे गेट पर जेमिन का वेट कर रहे हैं। शांगवान जो पैसेंजर सीट पर बैठा था वो चुपके से अपना सिर बाहर निकाल कर देखता है। इतने सारे गुंडों को देखकर वो मन ही मन सोचता है कि पर मेशू भागते हुए बाहर आती है और जब वो देखती है कि जायमिंग को शीजन दे जा रही है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो कोलैप्स हो जाती है। रास्ते में जायमिंग अचानक शीजन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो सच में नहीं चाहता कि उसकी वजह से शीजन कहता है कि वो कभी अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डालेगा। तभी अचानक श्यामवान का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम दोनों कहाँ हो। शीजन बताती है कि वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो शीजन ने बताया है कि वहाँ मत जाना क्योंकि दाजुन ने बताया है कि वहाँ भी गुंडे पहरा दे रहे हैं। फिर शीजन फ़ोन जाइमिंग को पकड़ा देती है। शीजन वान उसे समझाता है कि आज रात बस कहीं छुप जाओ। ये सुनकर शीजन उसे वापस गाड़ी में बैठने की जिद करती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखती है जिसे देखकर शीजन डर जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी, कम से कम मेरे लिए ही गाड़ी में बैठ जाओ। गुंडों की गाड़ी पास आते देख जाइमिंग आखिरकार मान जाता है। पीछे आती गाड़ी को देखकर शीजन बहुत डरी हुई है। तभी मेशू का कॉल जाइमिंग को आता है और वो गुस्से में पूछती है कि तुम कहाँ हो। मेशू एकदम भड़क जाती है और कहती है कि वो बदतमीज़ लड़की फिर से तुम्हारे साथ क्या कर रही है, क्या तुम दोनों ने ये सब प्लान किया था। जाइमिंग बस इतना कहता है कि वो बाद में सब एक्सप्लेन करेगा। लेकिन मेशू कहाँ इंतज़ार करने वाली थी। वो रोते हुए चिल्लाती है कि शीजन हमेशा उनके बीच क्यों आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम अभी उसी के साथ हो। खैर, गुंडों से बचने के लिए जाइमिंग और शीजन एक बीच पर आ जाती है और वो चुपके से उसे देखने लगता है। दोनों बहुत ही शांति से बीच पर बैठे होते हैं। और क्या करना आता है, तुम्हारा सपना तो एक ट्राउट फिश फार्म खोलने का था ना। ये सुनकर जाइमिंग बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। शीजन उसे बताती है कि अगले महीने की उसकी प्रेजेंटेशन उसी मछली पालन के टॉपिक पर है। उसने सोल से अपने दोस्त से कहकर एक किताब भी मंगवाई है और वो उसे ज़रूर देगी। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। जाइमिंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसता है और कहता है कि उसे कहाँ कंप्यूटर चलाना आता है। इस पर शीजन बहुत ही स्वीट तरीके से कहती है कि सड़क के किनारे वाले भी कंप्यूटर चलाते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वो उसे समझाती है कि अब लड़ाई झगड़ा छोड़ के अपने सपने पूरे करो और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसकी मदद करेगी। शीजन की ये बातें जाइमिंग के दिल को छू जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसके बाद दोनों गाड़ी में बीच की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं
और बहुत खुश लग रहे होते हैं। आखिर जब दो लोग एक दूसरे को इतना पसंद करते हों तो वाइब तो अच्छी होगी ही ना। जाइमिंग ड्राइव कर रहा है और शीजन पास बैठी है। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के लिए प्यार है। दूसरी तरफ बेचारी मेशू बार्बर शॉप के बाहर बैठी चुपचाप जाइमिंग का इंतजार कर रही है। सच में यार, उसे ऐसे देखकर थोड़ा तरस तो आता है। पर यहाँ हमारा हीरो जाइमिंग शीजन को अपने एक सीक्रेट बेस पर ले आता है। शीजन पहली इंसान है जिसे इस जगह के बारे में पता चला है। ये जगह जाइमिंग के लिए बहुत स्पेशल है। जब भी वो उदास या परेशान होता है तो यहीं आता है। यहाँ आकर जाइमिंग सोचने लगता है कि जब वो वापस जाएंगे तो क्या बवाल होगा। उसे टेंशन होने लगती है कि उसकी मदद करने के चक्कर में कहीं शीजन भी किसी खतरे में ना पड़ जाए। शीजन उसकी परेशानी समझ जाती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, जब पूत को बर्दाश्त कर रही है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब जाइमिंग को पता चलता है कि शीजन असल में चेयरमैन लिू की बेटी है तो वो बुरी तरह टूट जाता है। वो अकेला अपने सीक्रेट बेस पर आता है और बहुत रोता है। उसे पता है कि चेयरमैन लिू उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे उसी दुश्मन की बेटी से प्यार हो गया है। उसके दिल में एक अजीब सी जंग चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शीजन के पेरेंट्स सोल से आ गए हैं और पूरी फैमिली साथ में डिनर एंजॉय कर रही है। अभी अचानक से शीजन का फ़ोन बजने लगता है। उसके पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनके घर का रूल है कि डिनर के समय फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। पर हमारी नटखट शीजन फ़ोन उठा लेती है। कॉल जाइमिंग का होता है। वो उसे तुरंत उसी पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। शीजन हैरान होकर पूछती है कि क्या अभी आना है, तो जाइमिंग हाँ कहकर फ़ोन काट देता है। माँ पूछती है कि किसका फ़ोन था, तो जाइमिंग झूठ बोल देती है कि कंपनी का कुछ अर्जेंट काम है और वहाँ से भाग निकलती है। जब वो उस पुरानी जगह पर पहुँचती है तो देखती है कि जाइमिंग बहुत ही उदास बैठा है। वो तुरंत पूछती है कि क्या हुआ, क्या वो उससे नाराज़ है। तब जाके जाइमिंग आखिरकार अपना मुंह खोलता है और पूछता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। तुम किसकी बेटी हो, ये तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो? जाइमिंग के इस तरह चिल्लाने से शीजन भी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है। क्या उसके पिता कौन है ये इतना ज़रूरी है? जाइमिंग गुस्से में कहता है कि मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ता। शीजन रोते हुए समझाती है कि उसे पता था कि अगर वो सच बता देगी तो जाइमिंग उससे दूरी बना लेगा। उसे लगा था कि साथ रहकर शायद जाइमिंग के मन से ये नफरत कम हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। वो उसे याद दिलाती है कि ट्रेन में उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक उसने हमेशा उसे सच्चा प्यार किया है। पर जाइमिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। शीजन फूट फूट कर रोने लगती है और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ? कल की मुझ में और आज की मुझ में क्या फ़र्क आ गया? मेरे पापा कोई भी हो, मैं तो वही शीजन हूँ जो तुमसे प्यार करती है। पर जाइमिंग बहुत कड़वाहट से कहता है कि ये सब सामने कैसे हो सकता है? तुम एक चेयरमैन की बेटी हो, तुमने मुझे ही क्यों चुना? शीजन कहती है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन जाइमिंग के सिर पर तो खून सवार है। वो उसे ताना मारता है कि तुम मेरे पास सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मेरी शक्ल तुम्हारे मरे हुए एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। अपनी फीलिंग्स की इस तरह बेइज्जती सुनकर शीजन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जाइमिंग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जाइमिंग भी गुस्से में उनका पहला प्यार का टोकन ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है कि इसे ब्रेकअप गिफ्ट समझ लेना। जैसे ही वो जाने लगता है शीजन रोते हुए उसे आवाज़ देती है। जाइमिंग के कदम एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर वो पत्थर दिल बनकर वहाँ से चला जाता है। अब ब्रेकअप तो हो गया, पर दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को याद करते हैं। शीजन अपने प्यार को वापस पाने के लिए जाइमिंग के घर के बाहर पूरा दिन खड़ी रहती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जब वो निराश होकर वापस जा रही होती है तभी उसे जाइमिंग के गोद लिए हुए दो छोटे बच्चे दिखते हैं। वो बच्चे एक रेस्टोरेंट में बैठी एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए बहुत लालच से देख रहे होते हैं। बेचारों के पास पैसे नहीं हैं तो वो उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देखकर शीजन का दिल पिघल जाता है और उसे एक आइडिया आता है कि शायद इन बच्चों के ज़रिए वो फिर से जाइमिंग से मिल सकती है। तो वो उन दोनों बच्चों को खाना खिलाने ले जाती है। इधर जाइमिंग जब घर लौटता है तो बच्चों को ना पाकर घबरा जाता है। वो पागलों की तरह पूरे गांव में बच्चों को ढूंढने लगता है। उधर शीजन उन बच्चों को लेकर एक पुल के पास खेल रही होती है। पूरा गांव छान मारने के बाद आखिरकार जाइमिंग उन्हें नदी के किनारे ढूंढ लेता है। वो बच्चों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बिना बताए बाहर जाने के लिए खूब डांटता है। फिर वो जीजन की तरफ एकदम कोल्ड लुक देता है और बच्चों को लेकर जाने लगता है
शीजेन को ऐसे लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो अपनी उंगली दांतों तले दबाकर एक छोटी बच्ची की तरह उसके पीछे माफ़ी मांगने भागती है। पर जाइमिंग बहुत रूखेपन से कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उनमें से एक बच्चा अपनी जेब से एक कीचेन निकालता है। बच्चा कहता है कि उस दीदी ने ये तुम्हारे लिए दिया है। वो कीचेन देखकर जाइमिंग के दिल में अजीब सी हलचल मच जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने सच में शीजेन को गलत समझा है। दूसरी तरफ घर आकर शीजेन जाइमिंग के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद करके तड़प रही है। जो दो लोग इस वक्त एक दूसरे की बाहों में होने चाहिए थे, वो आज अलग हो गए हैं। रोती हुई शीजेन उसी सेक्रेट बेस पर पहुंच जाती है। उसके हाथों में वही फिश फार्मिंग वाली किताब है जो वो जाइमिंग को देना चाहती थी। वो जाइमिंग को देना चाहती थी। वो सोचती है कि ये जगह तो सिर्फ हम दोनों को पता है, अगर मैं ये किताब यहाँ छोड़ दूँ तो जब भी वो यहाँ आएगा उसे ये मिल जाएगी। वो उस किताब को बेंच पर रखकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी अचानक सामने जाइमिंग खड़ा होता है। शीजेन उसे बताती है कि ये किताब वो उसे सरप्राइज़ में देने वाली थी, पर शायद अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। जाइमिंग कहता है कि तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, पर अब हमारे बीच कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे भी महंगे जूते और सस्ते स्नीकर्स की कोई जोड़ी नहीं होती। इतने कड़वे शब्द सुनकर शीजेन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया। वो बस नहीं चाहती थी कि उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। पर जाइमिंग तो जैसे कसम खाकर आया है, उसका दिल जरा भी नहीं पिघलता और वो साफ ब्रेकअप कर लेता है। शीजेन समझ जाती है कि अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं और वो हार मानकर वहाँ से चली जाती है। जाइमिंग अकेले उसी बेंच पर बैठा रहता है और आधी रात होने पर वहाँ से निकलता है। रास्ते में उसे दिखती है शीजेन, जो अभी तक घर नहीं गई थी और अकेली बैठकर बुरी तरह रो रही थी। उसका ये सच्चा प्यार देखकर आखिरकार जाइमिंग का पत्थर दिल पिघल ही जाता है। दोनों पुल के पास आते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करते हैं। जाइमिंग बहुत कंफ्यूज होकर उससे पूछता है, तुम मेरे पीछे इतनी पागल क्यों हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई डिग्री, ना कोई अच्छी नौकरी और ना ही पैसा। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझे इतना प्यार करती हो? दुनिया में एक से बढ़कर एक स्मार्ट, पढ़े लिखे और हैंडसम लड़के हैं, फिर तुम मुझ जैसे गरीब पर क्यों फिदा हो? ये सुनकर शीजेन उसे बहुत ही प्यारे तरीके से जवाब देती है कि तुम कोई गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास सपने हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें एक फ़िश फार्म खोलना है और तुम्हें कार रिपेयर करनी भी कितनी अच्छी आती है? तुम जो भी करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी। अगर तुम्हें कंप्यूटर या इंग्लिश सीखनी है तो वो भी मैं सिखाऊंगी। शीजन कहती है कि उसके लिए उसका सबसे बड़ा सपना यही है कि वो अपने प्यार के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताए। ये सारी बातें सुनकर जाइमिंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पूरी रात बातें करने के बाद जाइमिंग उसे घर छोड़ने जाता है, पर जैसे ही वो घर के पास पहुँचते हैं ये सब मेशू देख लेती है। अब सोचो, कोई लड़की अपने प्यार को आधी रात में किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। मेशू के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है और वो गुस्से में नीचे आके शीजेन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी बड़ी बहन उसे रोक लेती है। उसकी बहन उसे बहुत समझाती है, तब जाकर मेशू शांत होती है। उधर जाइमिंग और शीजन घर के दरवाजे पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को जाने के लिए बोल रहे हैं, पर असल में दोनों का ही एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं कर रहा। आखिर में जाइमिंग ही जाने के लिए मुड़ता है, पर तभी शीजन उसे पीछे से आवाज़ लगाती है। वो कहती है कि बहुत जल्द उनके पेरेंट्स को इस रिश्ते के बारे में पता चलने वाला है, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ उसी को चुनेगी। शीजन उससे पूछती है कि क्या वो उसका साथ छोड़ देगा। जाइमिंग एक पल के लिए सोचता है और फिर उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। सच में यार, प्यार में कितनी ताकत होती है। आखिरकार शीजन के पेरेंट्स को उनके बारे में पता चल ही जाता है। डिनर टेबल पर उसके पापा बहुत गुस्से में कहते हैं कि वो शीजन को यहाँ से वापस लेकर जा रहे हैं, पर हमारी शीजन का तो अपना ही अलग प्लान सेट है। वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। वो चुपके से अपने कपड़े पहनकर घर से भागने लगती है। तभी उसकी बहन उसे रोक लेती है और पूछती है कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही है। वो साफ बोल देती है कि वो जाइमिंग से मिलने जा रही है। अगर आज नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिल पाएगी। उसकी बहन उसे बहुत समझाती है कि पागलपन मत करो, पेरेंट्स के साथ सोल वापस चलो, पापा को और गुस्सा मत दिलाओ वरना जाइमिंग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पर प्यार में अंधी हो चुकी शीजेन को किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो उसके घर के बाहर काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार करने वालों के दिल जुड़े होते हैं। अंदर किताब पढ़ रहे जाइमिंग को अचानक कुछ महसूस होता है। वो अपनी जगह से उठता है, लाइट जलाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने अपनी शीजेन को खड़ा पाता है।
दोनों एक दूसरे को देखकर इतने खुश होते हैं कि क्या बताऊं। अंधेरी रात में दोनों टहल रहे होते हैं। तब शीजन उदास होकर कहती है कि शायद आज के बाद हम कभी ना मिल पाएं, अगली बार सीधा मेरे कॉन्सर्ट में ही मुलाकात होगी। और वो चाहती है कि जाइमिंग वहाँ ज़रूर आए। जाइमिंग कहता है कि अगर वो सोल जाएगी तो वो भी उसके पीछे पीछे आएगा। इस पर शीजन बहुत प्यार से कहती है कि अगर वो गई भी तो उसके लिए वापस ज़रूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यार शीजिन चाहे कहीं भी हो, वो बस जेमिंग को ढूंढना चाहती है। जेमिंग बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपना पहला प्यार का टोकन निकालता है और कहता है कि वो इसे हमेशा अपने पास रखे। ये सुनकर शीजिन एकदम इमोशनल हो जाती है और जाकर जेमिंग को कस के गले लगा लेती है। पर तभी अचानक वहाँ बॉडीगार्ड्स गाड़ी से आ धमकते हैं और इन दोनों को तुरंत अलग कर देते हैं। लेकिन अपने प्यार शीजन के लिए जेमिंग कॉन्सर्ट में आ ही जाता है। जैसे ही शीजन जेमिंग को दिखती है वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उससे अपनी जगह पर बैठा ही नहीं जाता। जेमिंग भी दूर बैठा उसे ही देख रहा होता है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। वो दोनों बार बार छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये सब चुंजी देख रहा होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ शीजन भी ख्यालों में खोई होती है। तभी बॉडीगार्ड उसे खींचकर होश में लाता है। सामने उसकी बहन सूजन पियानो बजा रही होती है और जो दो लड़के सूजन को पसंद करते हैं वो उसे एकदम एडमिरेशन के साथ देख रहे होते हैं। सीजन थोड़ी देर तक अपनी बहन की परफॉर्मेंस सुनती है और वो सोचती है कि वो जेमिंग से एक बार और मिले, पर अभी जो सिचुएशन है उन दोनों का मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो अचानक उठती है और बाहर जाने लगती है तो बॉडीगार्ड उसे रोककर पूछताछ करने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। बेचारी शीजिन को झूठ बोलना पड़ता है कि उसे कंपनी का कुछ काम है, इसलिए थोड़ा बाहर जा रही है। बॉडीगार्ड को बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन शीजिन उसे पलटकर जवाब देती है कि जेमिंग तो यहीं अंदर है तो मैं और कहाँ जाऊंगी। ऐसे बहाना बनाकर वो बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाते वक्त उसकी नज़रें बार बार जेमिंग को ही ढूंढ रही होती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और फिर शीजिन वहाँ से चली जाती है। जेमिंग भी उससे जाता देख उसके पीछे जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी अचानक जैसे ही वो जाने लगता है पास बैठा चुंजी उसे खींच कर रोक लेता है। जेमिंग को बिना मन के वापस बैठना पड़ता है। अब जैसे ही शीजिन बाहर हॉल में आती है मीसू उसे देख लेती है। मीसू देखती है कि शीजिन अकेली है तो उसे लगता है कि शीजिन और जेमिंग का ब्रेकअप हो गया है। वो तुरंत शीजिन के पास आती है और अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफ़ी मांगने लगती है कि जो भी हुआ मेरी गलती थी। शीजिन बस उसकी बात सुनकर दो चार बातें बोलती है और एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन भाई शीजिन के जाते ही जेमिंग के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद चुंजी जेमिंग से बात करता है और कहता है कि शीजिन के जाने से पहले मैंने तुम्हें उससे एक बार मिलने दिया था, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम भी उसके पीछे पीछे चले जाओ। वो उसे समझाता है कि शीजिन के पेरेंट्स के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, हम कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। उनकी बेटी का हम जैसे गुंडों के साथ घूमना उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। उन्हें लगेगा कि इससे उनका क्लास नीचे गिर गया है। चुंजी एकदम साफ लफ्ज़ों में जेमिंग को रियलिटी चेक देता है कि उसे हमेशा अपनी और उनकी हैसियत का फ़र्क याद रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ हर कोई पागलों की तरह शीजिन को ढूंढ रहा होता है। तभी चुंजी को बॉडीगार्ड का कॉल आता है और वो जेमिंग से पूछता है कि शीजिन कहाँ है, लेकिन जेमिंग को खुद कुछ नहीं पता होता। वो भी हैरान रह जाता है। अब जेमिंग को भी घबराहट होने लगती है। वो भागकर टीचर प्यो के पास जाता है, पर शीजिन वहाँ भी नहीं आई थी। टीचर प्यो उसे कहते हैं कि थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि तुम दोनों अक्सर कहाँ जाते थे। जेमिंग को तुरंत अपने सीक्रेट बेस की याद आती है। वो अपनी बाइक उठाता है और फुल स्पीड में उनकी पुरानी जगह पर पहुंचता है, पर वहाँ भी शीजिन नहीं होती। वहाँ बस उसका एक हेयर क्लिप पड़ा होता है। निराश होकर जेमिंग जब घर वापस आता है तो उसके पापा उससे साफ कह देते हैं कि आज के बाद तुम शीजिन से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फ़ोन बजने लगता है और गेस करो क्या, जेमिंग जैसे ही फ़ोन उठाता है दूसरी तरफ लाइन पर शीजिन होती है। जेमिंग एकदम एक्साइटमेंट में पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। लेकिन शीजिन जानती है कि अभी बाहर आने का सही टाइम नहीं है, वरना उसके पापा उसे ज़बरदस्ती घर ले जाएंगे। वो रोते हुए जेमिंग को बताती है कि वो उसे कितना मिस कर रही है। जेमिंग उसे बहुत समझाता है कि तुम अभी घर लौट जाओ, बाकी सब हम धीरे धीरे संभाल लेंगे। पर यार शीजिन कहाँ सुनने वाली थी, वो सीधा फ़ोन ही काट देती है। अगले दिन शीजिन के पापा जेमिंग के पास पहुंच जाते हैं और उससे शीजिन के बारे में पूछते हैं। जेमिंग उन्हें सच सच बता देता है कि कल रात शीजिन का कॉल आया था, पर उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ है। इस पर शीजिन के पापा पूछते हैं, अगर तुम्हें उसका पता चल गया तो क्या तुम मुझे बताओगे? जेमिंग बड़ी हिम्मत से कहता है, मैं आपको बता तो नहीं सकता,
लेकिन मैं उसे सेफली आपके पास वापस जरूर ला दूंगा। इसके बाद वो सीधा सीधा उनके मुंह पर अपने दिल की बात बोल देता है कि वो शीजन से बहुत प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है, इसलिए वो खुद शीजन को घर भेज देगा। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि शीजन को कोई भी तकलीफ हो, और जब वो इस काबिल हो जाएगा कि उसे खुशी दे सके तभी वो उसे वापस अपनाने जाएगा। ये सब सुनकर शीजन के पापा एकदम कड़क आवाज़ में कहते हैं, तुम दोनों चाहे जितना भी प्यार कर लो, मैं कभी राज़ी नहीं होऊंगा, तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर जेमिंग वहाँ से चला जाता है। रात को जेमिंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। वो थोड़ी हवा खाने बाहर आता है, तभी अचानक सामने से एक टैक्सी आती दिखती है, और पता है उसमें से कौन निकलता है? हमारी शीजन। उसे देखते ही जेमिंग भाग कर जाता है और दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को कस के गले लगाए रखते हैं। जेमिंग बहुत परेशान होकर पूछता है कि इतने दिनों से तुम थी कहाँ? तो शीजन मुस्कुराकर कहती है, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ जगह होती है। वो कहती है कि वो सियोल वापस नहीं जाएगी, इसलिए वो इतने दिनों से इसी गांव के आसपास ही छुपी हुई थी। शीजन को अपने सामने सही सलामत देखकर जेमिंग के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। तभी जेमिंग को शीजन के घर वालों का ख्याल आता है। वो लोग भी उसके लिए पागलों की तरह परेशान हो रहे होंगे। वो शीजन को समझाता है कि कम से कम अपने घर पर कॉल करके बता दे कि वो ठीक है, पर शीजन अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि अगर उसने कॉल किया तो वो लोग उसे ढूंढ निकालेंगे और ज़बरदस्ती बांध कर ले जाएंगे। शीजन के घर से भागने का सिर्फ एक ही रीज़न था, जेमिंग के लिए उसका बेपनाह प्यार, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ था। शीजन एकदम डिटर्मिनेशन के साथ जेमिंग से कहती है, प्लीज़ मेरे घर वालों की बात मत करो। अब चाहे कुछ भी हो जाए या कोई भी हमें अलग करने की कोशिश करे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए। जेमिंग बहुत प्यार से शीजन का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में शीजन के लिए प्यार और इमोशन साफ झलक रहा होता है। खूब सारी बातें करने के बाद दोनों जेमिंग के घर आ जाते हैं। वहाँ जेमिंग अपनी लेडी लव के लिए बड़े प्यार से डिनर बनाता है। तभी शीजन अपनी बहन को फ़ोन करती है। जैसे ही बहन कॉल उठाती है, वो घबराकर पूछने लगती है कि तुम हो कहाँ, पर हमारी नटखट शीजन उसे सीधे सीधे थोड़ी ना बताने वाली थी। वो बस उसे एक हिंट देती है और कहती है, मुझे ढूंढना बहुत आसान है, जहाँ जेमिंग होगा मैं भी वहीं मिलूंगी। वो अपनी बहन को स्ट्रिक्टली बोल देती है कि वो सियोल वापस नहीं आने वाली, और अगर उसके पापा उसे ज़बरदस्ती ले भी गए तो वो फिर से भाग जाएगी। बेचारी बहन अभी कुछ बोलने ही वाली होती है कि शीजन फट से फ़ोन काट देती है। पास खड़ी उनकी माँ को पता चलता है कि शीजन का फ़ोन था, तो वो परेशान होकर पूछती है कि वो कैसी है, लेकिन बहन के पास भी उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। मजबूर होकर वो लोग टीचर प्यो को कॉल करके हेल्प मांगते हैं। टीचर प्यो जेमिंग को पकड़ लेते हैं और उससे शीजन के बारे में उगलवाने लगते हैं। बहुत प्रेशर डालने के बाद आखिरकार जेमिंग सच बता देता है कि शीजन कहाँ है। टीचर प्यो उसे समझाते हैं कि भलाई इसी में है कि वो तुरंत शीजन को उसके घर वापस भेज दे। जेमिंग बहुत देर तक सोचता है और आखिर में भारी मन से शीजन के पापा को कॉल लगाता है। कॉल कनेक्ट होता है, पर जेमिंग मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाता। वो बस शीजन के पापा की रोती हुई आवाज़ सुनता है, जो अपनी बेटी से घर लौट आने की भीख मांग रहे होते हैं। वो भी सुन ही रहा होता है कि तभी शीजन उसे देख लेती है और जेमिंग हड़बड़ाहट में फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद जेमिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो शीजन को लेकर कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहता है, ऐसी जगह जहाँ कोई उन्हें ढूंढ ना सके। उसे डर लग रहा होता है कि अगर शीजन को वो लोग ले गए तो पता नहीं वो उससे दोबारा कब मिल पाएगा, और ये इंतज़ार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शीजन जब जेमिंग का ये प्लान सुनती है तो वो तुरंत उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाने का ख्याल ही दोनों को अंदर से तोड़ रहा था। जेमिंग से अब और रुका नहीं गया और उसने अपनी दिल की बात शीजन को बता दी। उसने कहा कि रोज़ रात को उसे यही डर सताता है कि अगर वो दोनों अलग हो गए तो वो तो मर ही जाएगा। ये सोच सोच कर उसे रात भर नींद नहीं आती। ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए उसने ये दूर भागने का फैसला किया था। रात को घर लौटकर जेमिंग तुरंत अपना सामान पैक करने लगता है ताकि वो दोनों वहाँ से निकल सकें। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक शीजन उनका ये भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। वो कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि उसे जेमिंग के उस फिश फार्मिंग वाले सपने का ख्याल आ जाता है। वो ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। जेमिंग को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके फिश फार्म के लिए शीजन ने कितनी मेहनत की है और चुपके से उसके बिजनेस में 50 मिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसीलिए वो भागने से मना कर देती है ताकि जेमिंग का सपना पूरा हो सके। पर बेचारे जेमिंग को तो शीजन के इस सैक्रिफाइस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। शीजन का फैसला सुनकर जेमिंग कहता है कि माना उसका फिश फार्म उसके लिए बहुत ज़रूरी है,
पर अभी इस वक्त सीजन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब बातें करते करते सुबह हो जाती है। अगले दिन जब जेमिंग सोकर उठता है तो उसे शीजिन कहीं दिखाई नहीं देती। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने बाहर भागता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। जब वो पूरी तरह से डर जाता है तभी अचानक शीजिन नाश्ते के 2 पैकेट लेकर आ जाती है। फिर नाश्ता करने के बाद जब जेमिंग की जान में जान आती है तो शीजिन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। पर तभी उन दोनों को एक साथ जेमिंग के दोस्त देख लेते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि जेमिंग ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि शीजिन उसके साथ है। वो लोग गुस्से में मीसू को फ़ोन लगा देते हैं और उसे बता देते हैं कि शीजिन जेमिंग के साथ रह रही है। वो मीसू से कहते हैं कि वो जाकर चुंजी को सब बता दे ताकि चुंजी आकर शीजिन को उठा ले जाए। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मीसू और जेमिंग वापस एक हो जाएंगे। इधर मीसू अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो हार मान लेती है और फैसला करती है कि वो अब जेमिंग की ज़िंदगी में दखल नहीं देगी। सुबह सुबह शीजिन जेमिंग के काम में हाथ बंटा रही होती है। कभी मिट्टी उठाती है तो कभी चारा मिलाती है। ये सब देखकर जेमिंग के दोस्तों को भी एहसास हो जाता है कि इन दोनों का प्यार एकदम सच्चा है और फिर वो भी उनके रिश्ते के खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं। जब शीजिन खाना बना रही होती है तो एक दोस्त दौड़कर उसके पास आता है और उसे सच बता देता है कि उसने मीसू को उनके बारे में बता दिया था और मीसू ने चुंजी को, और अब चुंजी किसी भी वक्त उसे पकड़ने यहाँ आने वाला है, इसलिए वो उसे कहीं छुपने को कहता है। लेकिन शीजिन को पहले से पता था कि चुंजी उसे ढूंढते हुए आएगा, इसलिए वो बिना डरे आराम से कहती है कि उसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में सच में बॉडीगार्ड्स और चुंजी वहाँ आ धमकते हैं। जेमिंग के दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और जेमिंग भागकर शीजिन से कहता है कि वो कहीं जाकर छुप जाए, पर शीजिन हल्की सी स्माइल देकर कहती है मेरा जाना ही ठीक होगा, और फिर वो जेमिंग के साथ सीधा बॉडीगार्ड्स के सामने चली जाती है। अपने आखिरी पलों में शीजिन अपने प्यार जेमिंग के लिए एक शानदार फेयरवेल डिनर बनाती है। सब लोग शीजिन के लिए अपनी ड्रिंक उठाते हैं। फिर ये आखिरी खाना खाने के बाद बॉडीगार्ड शीजिन को लेकर जाने लगते हैं। शीजिन को ऐसे जाते हुए देखकर जेमिंग खुद को रोक नहीं पाता और पीछे से आवाज़ देता है। वो भागकर जाता है और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। शायद ये उन दोनों का आखिरी हक था। दो प्यार करने वालों को इस तरह बेरहमी से अलग कर दिया जाता है। उनका दर्द तो बस वही दोनों समझ सकते थे। शीजिन को गए अभी थोड़ा ही वक्त बीता होता है कि जेमिंग को एक धमकी भरा कॉल आता है जिसमें उससे 50 मिलियन चुकाने को कहा जाता है। जेमिंग के लिए ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। वो समझ जाता है कि ये पक्का शीजिन के पापा की कोई गंदी चाल है। गुस्से में आग बबूला होकर जेमिंग सीधा शीजिन के पापा के पास पहुंच जाता है। जेमिंग जैसे ही शीजिन के घर पहुंचता है उसके पापा उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। वो दोनों बस दूर से एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। तभी कुछ गुंडे जेमिंग को घसीटते हुए एक कोने में ले जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड्स शीजिन को लेकर सियोल जा रहे होते हैं। शीजिन अंदर से पूरी तरह टूटी होती है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। मार खाने के बाद जेमिंग किसी तरह खून से लथपथ हालत में अपने घर वापस आता है। वो दर्द से बेड पर लेटा होता है कि तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वो भी कंप्यूटर ऑन ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास मीसू का फ़ोन आ जाता है कि तभी उसके पास मीसू का फ़ोन ऑन ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास मीसू का फ़ोन ऑन ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास मीसू का फ़ोन मीसू उससे उसकी फार्म के बारे में पूछती है और फिर उन दोनों के बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगती है। ये सब अजीब सी बातें करने के बाद वो कहती है कि जेमिंग, ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जेमिंग तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो घबरा के मीसू से पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। उसे पता चलता है कि मीसू समंदर किनारे किसी होटल में है। जेमिंग उसे ढूंढने निकलने से पहले उस होटल में कॉल लगाता है। स्टाफ को बताता है कि वहाँ एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है, प्लीज़ जल्दी जाकर चेक करो। स्टाफ वाले भागकर मीसू के कमरे के बाहर पहुंचते हैं और बहुत आवाज़ लगाते हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिर में वो मास्टर की से दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि मीसू वहाँ बेहोश पड़ी है। जेमिंग फ़ोन पर स्टाफ को चिल्लाकर कहता है कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। इसके बाद जेमिंग अपनी बाइक उठाता है और फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ शीजिन जेमिंग को कॉल कर रही होती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। शीजिन को शक हो जाता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है। वो उसे वॉइस मैसेज छोड़ती है कि वो बहुत टेंशन में है और वो जैसे ही ये मैसेज सुनी उसे कॉल करे। थोड़ी देर बाद शीजिन को जेमिंग के दोस्त का कॉल आता है। वो शीजिन को बताता है कि मीसू ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है और जेमिंग उसी के पास हॉस्पिटल गया है। वो शीजिन को टेंशन ना लेने को कहता है और बोलता है कि जेमिंग के हॉस्पिटल पहुंचते ही वो उसे सब अपडेट कर देगा।
ये सुनकर कि मीसू ने सुसाइड करने की कोशिश की है, शीजन एकदम शॉक हो जाती है और खुद को कोसने लगती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से मीसू के साथ ये सब हुआ है। इधर रास्ते में जेमिंग पेट्रोल पंप पर रुकता है और गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त उसे मीसू के साथ बिताए गए पुराने पल याद आने लगते हैं। उसे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। जेमिंग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और बेड पर बेहोश पड़ी मीसू को देखकर उसका दिल अंदर से अजीब सा हो जाता है। मीसू के पापा उसे बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, पर उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। तभी मीसू की माँ जेमिंग को देखती है और गुस्से में भड़क जाती है। वो उसे तुरंत वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी होश में आए और इसे देखकर दोबारा टूट जाए। आखिरकार उसने जेमिंग की वजह से ही तो अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मीसू की माँ रोते हुए अपने पति पर चिल्लाती है कि तुम चुप क्यों खड़े हो। मीसू के पापा भी जेमिंग से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। जेमिंग बेबस होकर मीसू को एक आखिरी बार देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मीसू के पापा खिड़की का पर्दा हटाते हैं तो वो देखते हैं कि जेमिंग अभी गया नहीं है, बल्कि वो पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा रहा था। ये देखकर मीसू के पापा नीचे जाते हैं, जेमिंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे इशारा करते हैं कि वो अंदर जाकर आखिरी बार मीसू से मिल ले। जेमिंग जब कमरे के बाहर पहुंचता है तो मीसू की माँ उसे सख्त वार्निंग देती है कि आज ये तुम दोनों की आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मेरी बच्ची की ज़िंदगी में दोबारा जहर घोलने मत आना। जेमिंग अंदर जाता है और मीसू के पास बैठकर उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन यार, मीसू तो जेमिंग से पागलों की तरह प्यार करती थी। उसके दिल में जेमिंग के लिए कोई शिकायत नहीं होती। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जेमिंग का फ़ोन बजने लगता है। वो कॉल इग्नोर कर रहा होता है, पर मीसू उसे उठाने को कहती है तो वो उठा लेता है। वो कॉल शीजन का होता है। शीजन रोते हुए मीसू का हाल पूछती है और जेमिंग से कहती है कि वो मीसू को बता दे कि उसे बहुत अफसोस है। कॉल कटने के बाद जेमिंग शीजन का मैसेज मीसू को देता है और फाइनली मीसू को शीजन और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। तो अब मीसू को अच्छे से जीने के लिए कहकर जेमिंग वहाँ से निकल जाता है और अपने फ़िश फार्म आ जाता है। वो सोल के फ़िश मार्केट में अपनी मछलियाँ बेचने जा रहा होता है, लेकिन निकलने से पहले वो हीजिन को कॉल करता है। जेमिंग आ रहा है ये सुनकर हीजिन तो खुशी से पागल ही हो जाती है। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और हीजिन तुरंत निकल पड़ती है, पर उफ, ये बॉडीगार्ड भी कबाब में हड्डी बनकर उसके पीछे पीछे चल देता है। अब जेमिंग को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि जब वो सोल जा रहा है, पीछे से गैंगस्टर उसके फिश फार्म में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। दूसरी तरफ जब ये दोनों मिलते हैं तो हीजिन गाड़ी चला रही होती है और जेमिंग थोड़ा फ्लर्ट करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी अचानक ह्यांगरान का कॉल आता है। वो घबराते हुए बताती है कि फार्म पर हमला हुआ है और सारी मछलियाँ मर चुकी है। ये सुनकर जेमिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। वो फ़ोन पर रोते और चिल्लाते हुए कहता है, उन्होंने एयर कंप्रेसर तक तोड़ दिया, मेरी सारी मछलियाँ मर गई, मेरा सारा नुकसान हो गया। वो गुस्से और दर्द से पूरी तरह टूट चुका होता है। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर हीजिन भी परेशान हो जाती है। वो घबरा कर पूछती है, जेमिंग क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन जेमिंग के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भयानक सिचुएशन को कैसे हैंडल कर। भी पता चलता है कि असल में हीजिन के फादर ने ही उन दोनों को अलग करने के लिए जेमिंग के फ़िश फार्म को तबाह करवाया है। जेमिंग के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे इस हालत में देखकर हीजिन भी डर जाती है। वो तुरंत अपने फादर को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या ये सब उन्होंने करवाया है, पर फादर तो साफ मुकर जाते हैं। पास खड़ा जेमिंग ये सुनते ही हीजिन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और सीधा अपने होने वाले ससुर से भिड़ जाता है। उधर ससुर जी को इस बात की टेंशन हो गई कि जेमिंग और हीजिन एक साथ क्या कर रहे हैं। जेमिंग ताना मारते हुए कहता है, क्या गांव वाले सोल नहीं आ सकते, और बड़े एटीट्यूड में बोलता है कि वो अभी हीजिन के साथ ही है। वो साफ धमकी देता है कि अगर उसे हद से ज़्यादा पुश किया गया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर ससुर जी का तो गुस्से से पारा ही हाई हो जाता है। जेमिंग भी कह देता है, आगे आगे देखिए होता है कि फ़ोन काटने के बाद हीजिन रोते हुए जेमिंग से माफ़ी मांगने लगती है। जेमिंग भी समझता है कि इसमें बेचारी हीजिन की कोई गलती नहीं है, ये सब उसके कंट्रोल से बाहर है। फिर दोनों शांत होकर अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। जेमिंग बहुत उदास होकर कहता है कि तुम्हारी फैमिली का स्टेटस बहुत ऊंचा है, मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर हीजिन को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं
और ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये उनके अलग होने से पहले का आखिरी डिनर है। खाते खाते वो कर्ज के बारे में बात करते हैं। हीजिन कहती है कि वो अपनी सेविंग्स से जेमयोंग का नुकसान पूरा कर देगी, लेकिन जेमयोंग ये सुनकर और भड़क जाता है कि उसे हीजिन के परिवार का एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो हीजिन से प्यार करता है, उसकी फैमिली की दौलत से नहीं। वो फैसला करता है कि वो खुद पैसे कमाएगा और अपनी मेहनत से हीजिन को एक अच्छी लाइफ देगा। जेमयोंग उसे समझाता है कि लोग सोचेंगे कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके करीब आया है। ये सुनकर हीजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लोगों की फालतू बातों की परवाह है? उसने तो मीसू की गालियाँ और थप्पड़ तक सहे, फिर भी उसने कभी जेमयोंग का साथ छोड़ने का नहीं सोचा। हीजिन रोते हुए कहती है कि अगर उसे जेमयोंग के साथ किसी गांव में एक छोटे से किराए के कमरे में भी रहना पड़े तो वो खुशी खुशी रहेगी। अगर पैसे नहीं हुए तो वो किसी रेस्टोरेंट में वाइट्रेस का काम कर लेगी, लेकिन उसे जेमयोंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतना सब सुनने के बाद भी जेमयोंग उसका पैसा लेने से मना कर देता है। इसके बाद दोनों स्टेशन आते हैं। जेमयोंग को वापस जाता देख हीजिन का दिल टूट जाता है। आखिरकार दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही हीजिन के साथ बहुत बुरा होता है। उसके कमरे की सारी कम्युनिकेशंस, पावर और बाहर जाने की चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं। उसे उसके ही घर में पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। हीजिन से अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो दरवाज़ा पीट पीट कर खोलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर खड़ी उसकी मॉम बस से मस नहीं होती। तभी वो बॉडीगार्ड आकर मॉम से रिक्वेस्ट करता है, तब जाके दरवाज़ा खुलता है। बाहर आते ही हीजिन अपनी मॉम से गिड़गिड़ा कर अपना फ़ोन मांगती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ जेमयोंग को एक कॉल करना है, वो कहीं भागेगी नहीं। पर मॉम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और फ़ोन देने से साफ मना कर देती है। बेचारे बॉडीगार्ड को उसे वापस कमरे में छोड़ना पड़ता है। कमरे में अकेली हीजिन बस अपनी अंगूठी को देख रही होती है। दूसरी तरफ जेमयोंग भी अपनी अंगूठी देख रहा होता है। इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। तभी अचानक हीजिन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो ईमेल के जरिए जेमयोंग से बात कर सकती है। वो तुरंत अपने लैपटॉप पर बैठकर मैसेज टाइप करने लगती है और उधर जेमयोंग को भी हीजिन की सिखाई हुई कंप्यूटर की बातें याद आती है, तो वो भी अपना सिस्टम खोल लेता है। और जैसे ही वो कंप्यूटर ऑन करता है, उसे सच में हीजिन का मैसेज आ जाता है। वो खुशी खुशी तुरंत रिप्लाई करता है, लेकिन किस्मत तो देखो, जब हीजिन उसका मैसेज पढ़ रही होती है तभी नाश्ता लेकर आया बॉडीगार्ड उसे देख लेता है। बॉडीगार्ड मजबूरी में जाकर उसकी मॉम को सब बता देता है। ये सुनते ही मॉम गुस्से में आकर पूरे कमरे का पावर ही कट करवा देती है। हीजिन बस जेमयोंग को अपनी बुरी हालत के बारे में बता ही रही थी कि अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है और फिर से दरवाज़ा पीटकर अपनी मॉम को आवाज़ लगाने लगती है। कुछ देर बाद आखिरकार हीजिन को इस जेल से आज़ादी मिल ही जाती है। दरअसल उसकी बड़ी बहन सूजिन का कॉल आता है और उसे कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी होती है। सूजिन बताती है कि वो इतने दिनों से चोनशिक के साथ थी। ये सुनकर हीजिन हैरान रह जाती है और लगातार सवाल पूछने लगती है, लेकिन बहन के पास अब एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं बची थी। वो रोते हुए बताती है कि उसे एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई है। सूजिन बताती है कि फादर को इस बारे में पहले से पता है, लेकिन मॉम को बताने की जिम्मेदारी वो हीजिन को देती है, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि मॉम का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो बताती है कि उसे मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है और ये बात उसे पिछले साल ही पता चल गई थी। अपनी बहन की ऐसी हालत सुनकर हीजिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो रोते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, तुम ज़रूर मजाक कर रही हो। लेकिन फ़ोन के उस पार सूजिन के पास बोलने की भी ताकत नहीं होती। हीजिन को इतना रोता देख पास खड़ी मॉम झट से उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और पूछती है कि क्या हुआ। सूजिन बस धीमी सी आवाज़ में बाद में मिलते हैं कहकर फ़ोन काट देती है। मॉम घबराकर हीजिन से पूछती है कि आखिर बात क्या है। हीजिन फूट फूट कर रोते हुए अपनी मॉम को बता देती है कि बहन को लाइलाज बीमारी है और वो मरने वाली है। ये सच बताने के बाद हीजिन और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ज़िद करने लगती है कि उसे अभी अपनी बहन से मिलने जाना है। वो कहती है कि अगर वो आज नहीं गई तो शायद अपनी बहन को कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन उसकी मॉम इतनी कठोर है कि वो फिर भी उसे उस कमरे से बाहर नहीं जाने देती। तभी बॉडीगार्ड से ये सब और नहीं देखा जाता। वो हीजिन के कमरे में आता है और उसे भागने का एक मास्टर प्लान बताता है। वो गार्ड्स का ध्यान भटकाएगा और हीजिन को चुपके से गाड़ी की डिक्की में छुप जाना है। ठीक शाम 5 बजे वो वहाँ से निकल जाते हैं। सुरक्षित बाहर निकलने के बाद वो तय करते हैं कि सबसे पहले जेमयोंग के घर जाएंगे। उधर जेमयोंग शांति से किताब पढ़ रहा होता है
कि तभी उसे बाहर से कोई अपना नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। आवाज़ जानी पहचानी लगती है तो वो तुरंत भागकर बाहर आता है। दोनों जैसे ही मिलते हैं एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। जयम्यंग हैरान था कि आखिर हीजिन घर से भागकर कैसे आई। तब हीजिन रोते हुए बताती है कि उसकी बहन गायब है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो जयम्यंग से मदद मांगती है। तब जयमिन दिमाग लगाता है और कहता है कि टीचर चो को ज़रूर पता होगा, तुम उन्हें कॉल करके पूछो। और सच में टीचर चो को उसकी बहन की लोकेशन पता थी। वो तुरंत हीजिन को सब बता देते हैं। लोकेशन पता चलते ही हीजिन तेज़ी से अपनी बहन के पास पहुंचती है। अंदर सूजिन और चोनचिक बस खाना खाने ही वाले होते हैं कि उन्हें बाहर से हीजिन की आवाज़ सुनाई देती है कि किनाका। वो हड़बड़ी में टेबल समेटते हैं। तभी हीजिन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। अपनी बहन को इस तरह सूख कर काटा होते देख हीजिन का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों बहनें पूरी रात बैठकर बातें करती हैं। हीजिन अपनी बहन से वापस जाकर इलाज करवाने की जिद करती है, लेकिन सोजिन पहले ही हार मान चुकी है। वो हॉस्पिटल में और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि अपने आखिरी दिन चोनचिक के साथ बिताना चाहती है। बातें खत्म होने के बाद हीजिन को जल्दी वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि वो भी घर से भाग कर आई थी। पर तभी अचानक जब जयम्यंग गाड़ी से उसके घर के पास पहुँचता है तो वो एक काली कार को वहाँ से तेजी से निकलते हुए देखता है। जयम्यंग को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत गाड़ी रोककर अंदर भागता है। लाइट ऑन करते ही वो देखता है कि ह्यांगलान को किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा है। वो घबरा के तुरंत उसे उठाता है और गाड़ी में बैठाता है। हीजिन भी ये सब देखकर डर जाती है और कहती है कि वो भी साथ हॉस्पिटल चलेगी, पर जयम्यंग नहीं चाहता कि हीजिन इस खतरनाक मामले में पड़े। ये सब देखकर हीजिन को समझ आ जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है और वो सीधे अपने फादर से लड़ने पहुंच जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, आप जयम्यंग को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने हमेशा आपकी इज्जत की थी। मुझे लगता था आप एक महान बिजनेसमैन हैं। उधर पुलिस स्टेशन में जब हीजिन के फादर को बुलाया जाता है तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने फिश फार्म तबाह करवाया है। तो तभी जयम्यंग अपनी जेब से उनका पुराना कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर प्ले कर देता है। अपनी ही आवाज़ सुनकर फादर का ब्लड प्रेशर अचानक इतना शूटअप हो जाता है कि वो वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ये देखकर हीजिन बुरी तरह डर जाती है और जयम्यंग के भी पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या हो गया। फादर के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अब कंपनी संभालने की पूरी जिम्मेदारी हीजिन के कंधों पर आ जाती है। अगले सीन में हीजिन एकदम बॉस लेडी की तरह फॉर्मल सूट पहनकर ऑफिस पहुंचती है। आज बोर्ड मेंबर्स के साथ उसकी पहली मीटिंग थी। मीटिंग में वो कॉन्फिडेंटली बताती है कि कंपनी को ट्रैक पर लाने के लिए जोंगसन डोंगंग एरिया के होटल प्रोजेक्ट्स की पूरी तरह से दोबारा जांच होगी। वो साफ कह देती है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उनकी प्रायोरिटी होगी। और सेल्स 3000 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और सेल्स 3000 करोड़ पार कर चुकी है। इसलिए सबको तैयार रहना चाहिए कि थोड़े नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन से लोकल्स को बहुत नुकसान हो रहा है। वो पूरे प्लान के साथ बताती है कि फ्यूचर में और फंड्स भी लाए जा सकते हैं। मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो जाकर अपने ऑफिस में बैठती ही है कि तभी मायर चॉय वहाँ आ धमकते हैं और उसके लिए नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। दरअसल मायर चॉय को एक होटल के मैनेजर की पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिससे वो बुरी तरह चिढ़े हुए थे। चेयरमैन के बीमार पड़ने से पहले उन्हें मेन कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया जाने वाला था, इसलिए वो इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो सफाई देते हैं कि उन्हें कंपनी के बारे में सब कुछ पता है और ये ट्रांसफ़र का सही वक्त नहीं है। लेकिन हमारी हीजिन कहाँ चुप रहने वाली थी। उसे पता था कि इस आदमी ने कंपनी के बिजनेस में गैंगस्टर्स को इन्वॉल्व किया है। वो गुस्से में साफ साफ कह देती है, अगर आपको ये ट्रांसफ़र पसंद नहीं है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए। ये सुनकर मैं रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए ये सुनकर मैं रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए। उन्हें समझ आ जाता है कि वैसे ही उनका डिमोशन हो चुका है और अब ये नौकरी ही उनका आखिरी सहारा है, इसलिए वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं। काम निपटाने के बाद बॉडीगार्ड बताता है कि उन्हें दोपहर में गिम्पो जाना है। गिम्पो का नाम सुनते ही हीजिन के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है और वो तुरंत डेवलपमेंट मीटिंग के लिए गिम्पो निकलने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ जेम्योंग का फिश बिजनेस अब बहुत बढ़िया चल रहा है। लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ डील करने की वजह से उसका नाम काफ़ी मशहूर हो गया है। एक रेस्टोरेंट ने तो उसे सीधा 500 किलो फिश का अगला ऑर्डर दे दिया। ये खुशखबरी सुनकर जेम्योंग तो खुशी से झूम उठता है। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकलने वाला होता है, तभी वो हीजिन को अपनी कार से उतरते हुए देखता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन हीजिन चुपचाप उसके बगल से गुजर जाती है। जेम्योंग उसे ऐसे दूर जाते देखकर अंदर ही अंदर बहुत उदास हो जाता है। जब जेम्योंग वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी उसे मीसो के फादर
और टीचर पार्क भी होटल आते हुए दिखाई देते हैं। टीचर पार्क उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जेम्योंग बताता है कि वो फ़िश डिलीवरी के लिए आया था। फिर वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। टीचर पार्क बताता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं कि चेयरमैन यू की डेवलपमेंट मीटिंग के लिए आए हैं। जेम्योंग पूछता है कि क्या वो भी अटेंड कर सकता है। जब टीचर पार्क कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, तो जेम्योंग बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एक कपड़ों की दुकान पर जाकर एक मस्त सा फॉर्मल सूट खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता था कि मीटिंग हीजिन ले रही है, तो उसे एकदम डैशिंग दिखना था। अब मीटिंग आधी चल ही रही होती है, तभी जेम्योंग पूरे स्वैग में मीटिंग रूम में एंट्री मारता है। उसे देखकर हीजिन एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल कर मीटिंग कंटिन्यू करती है। हेजिन बहुत ही स्मार्टली सबको समझाती है कि डेवलपमेंट के बदले लोकल्स को सही कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी और लैंड ओनर्स को कंपनी के छोटे शेयर्स भी दिए जाएंगे। उसकी ये शानदार प्लानिंग सुनकर सब लोग राजी हो जाते हैं। इस तरह हीजिन ने अकेले ही इस बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही जेम्योंग जाने लगता है, बॉडीगार्ड भागकर उसे रोकता है और बताता है कि हीजिन होटल रूम में उसका इंतजार कर रही है। जेम्योंग बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि उसे मिलना चाहिए या नहीं। उधर हीजिन कमरे में बहुत देर से इंतज़ार कर रही होती है, और जब वो थक हार कर दरवाज़ा खोल कर जाने लगती है तो देखती है कि जेम्योंग दरवाजे पर ही खड़ा है। फिर दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करने लगते हैं। पर बीच में ही अचानक हीजिन का फ़ोन बजता है। बॉडीगार्ड का कॉल था, क्योंकि उसे ऑफिस के और भी काम निपटाने थे। मजबूरी में हीजिन को वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। दूर जाने के बाद भी दोनों के दिल में बस एक दूसरे का ही ख्याल चल रहा था। आखिरकार हीजिन अपनी प्यार को रोक नहीं पाती और भागकर वापस जेम्योंग के पास आ जाती है। दूसरी तरफ रात में जेम्योंग अपने फिश फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी बदला लेने के इरादे से गैंगस्टर किम सॉन्ग-उन अपनी कार से वहां पहुंचता है और हाथ में चाकू लिए चुपचाप जेम्योंग की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक उसी वक्त चोनशेक वहां आ जाता है और उस गैंगस्टर को ज़मीन पर पटक देता है। लेकिन इस भयानक लड़ाई के बीच चोनशेक को एक जानलेवा जगह पर चाकू लग जाता है। पीछे की आवाज़ सुनकर जैसे ही जेम्योंग पलटता है, वो चोनसिक को खून से लथपथ देखकर पागल हो जाता है। वो अपना सारा गुस्सा उस गैंगस्टर पर उतारते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगता है। इसी बीच घायल चोनसिक अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वो घर पहुंचकर अपनी बीमार सुजिन को गोद में उठाता है और वहीं दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। सच ही कहा है, जो साथ जी नहीं सकते वो साथ मर तो सकते ही हैं। अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं। हेजिन के फादर अपनी सर्जरी करवाकर विदेश से लौट आते हैं और कंपनी का काम वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। आखिरकार हीजिन अपनी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होते ही वो सबसे पहले कार निकालकर सीधा अपने जेम्योंग को ढूंढने निकलती है। वो फार्म पर जाती है, रेडियो स्टेशन पर पता करती है, पर वो स्कूल के बाहर जाती है जहाँ वो दोनों अक्सर मिला करते थे, पर वो वहाँ भी नहीं था। तभी किस्मत से उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है। टीचर बताती है कि फार्म वाले सारे लड़के आज नदी किनारे पार्टी कर रहे हैं। बातों बातों में वो ये भी बताती है कि मीसो अब जेम्योंग के एक छोटे भाई के साथ रिलेशनशिप में है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये गॉसिप सुनकर तो हीजिन का मुंह ही खुला रह जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सच में मीसो एक बड़े से बेबी बम के साथ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मज़े से बारबेक्यू एंजॉय कर रही है, और हमारा बेचारा जेम्योंग वो समंदर किनारे बिल्कुल अकेला उदास होकर मछली पकड़ रहा है। तभी अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजती है और जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसे वो दुनिया में सबसे अच्छी तरह पहचानता था।